Let's start the section with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेईई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं यहाँ कोटा में पढ़ाता हूँ वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। ठीक है, चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन के बारे में अभी हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले
फ्रिक्शन के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, कुछ 5-6 क्वेश्चन बचे हुए थे लास्ट क्लास के, वो हम पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वैसे सर्कुलर मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर चीजें गोल गोल घूमती हैं, एनिमेशंस हैं और चीजें, मतलब प्रैक्टिकली हम लोग सर्कुलर मोशन देख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में हम आज जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली सर्कुलर मोशन 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन के काइनेटिक्स की, सेकंड पार्ट में बात करते हैं उसके डायनेमिक्स की। मतलब अभी तो हम सिर्फ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या होगी, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे, एंड ट्रस्ट मी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऐसी स्टेप्स बताऊंगा, रामबाण बिल्कुल शानदार, क्योंकि इस सेशन में मैं करता ही यही हूँ, ठीक है। सारे रामबाण मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं ऐसे रामबाण बताऊंगा कि दुनिया का सर्कुलर मोशन का कोई भी सवाल होगा, वो उन 4 या 5 स्टेप्स है, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो वो सारे के सारे सवाल आपसे सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। चलिए, तो इससे पहले कि हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करें, पहले हम लोग पुराने पाप तो धो लें, ठीक है। आई होप मैंने आपको पहले जो होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा अब तक। एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 ब्लॉक्स A and B पुश्ड अगेंस्ट अ वॉल एंड विद अ फोर्स ऑफ F, ठीक है भैया। The wall is smooth but the surface in contact has rough। तो भाई ऐसा है, अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ये है स्मूथ, ठीक है, और ये जो है वो है रफ। बहुत खुशी की बात है। Which of the following is true for the system of blocks to be rest against the wall? तो भाई अगर इनको रेस्ट पे रहना है तो यहाँ तो देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ ये दोनों एक्चुअली रेस्ट पे रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते दोनों रेस्ट पे? ये दोनों रेस्ट पे रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? अरे भाई देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इस पूरे को एक डब्बा मान लूं, अगर इसमें पूरे को एक डब्बा मान लूं तो यहां पे बेसिकली ये हो गई दीवार, ठीक है, और ये हो गया वो वाला डब्बा, और यहां से लगा दी मैंने फोर्स। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों स्लिप नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर, तो इसको पूरे को एक डब्बा मान लिया, बीच में कुछ जो भी फ्रिक्शन होगा वो इंटरनल फोर्स हो गई। मुद्दे की बात यहां पे ये है कि अगर मैं फोर्सेस लगाऊंगा तो नीचे की तरफ टोटल mg लग जाएगी, ठीक है। हाथ से यहां से इधर से फोर्स F लगी है, और इधर से एक नॉर्मल भी लग जाएगी। चलो यहां से दीवार ने नॉर्मल भी लगा दी, लेकिन भाई साहब जब दीवार और इसके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है तो ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है। इधर से फोर्स आई माना, इधर से नॉर्मल आई माना, वो दोनों कैंसिल हो गई, वो भी माना। ओहो हो, ये क्या हो गया, कुछ हो गया बहुत ज्यादा। हाँ तो अरे कहाँ चले गए तुम? हाँ सॉरी। तो बेसिकली ये हो गया कि इधर से फोर्स आई माना, इधर से फोर्स आई माना, दोनों तरफ से फोर्स लगी, वो दोनों कैंसिल हो गई, वो ठीक है। लेकिन अगर नीचे mg लग रही है, ऊपर ये, और ऊपर की तरफ से कोई फोर्स ही नहीं है। अगर नीचे mg लग रही है तो ऊपर क्या हनुमान जी ने टांग के रखा है, ये रुके कैसे? इसका मतलब ऑब्वियस सी बात ये है कि ये तो कभी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई ऑप्शन होगा भी? बिल्कुल, द सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। जल्दी जल्दी बच्चों क्वेश्चन के आंसर देते जाना, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ जाए क्या? हाँ जी चलो। अच्छा मैं बच्चों से तो मिला ही नहीं। हेलो प्रतीक्षा, हाय शाहबाज, हेलो शोएब, अन्नू कुमारी, कैसी हैं आप? हाँ लड़की है। हेलो मीनू। चलिए, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दिल्ली। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो 2 kg का ब्लॉक, उसके नीचे 4 kg का ब्लॉक, यहाँ पे 24 न्यूटन की फोर्स है, नीचे स्मूथ है, ठीक है। इन द अरेंजमेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स इज हाफ, म्यू दे रखा है हाफ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द 2 ब्लॉक्स इज, ठीक है। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हमने करी थी लास्ट क्लास में बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं चलो पहले ये मान लेता हूँ कि दोनों साथ चल रहे हैं, तो दोनों अगर ये साथ चल रहे हैं तो 6 किलो का एक डब्बा हो गया, ठीक है। बताया था मैंने आपको, ऐसे ही सॉल्व करना होता है इसको। नीचे स्मूथ है और 24 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 24 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 24/6, यानी मतलब फोर्स अपॉन मास, और वो हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इन दोनों को साथ चलना है तो ऊपर वाले डब्बे पे देखा जाए तो ये 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी, तो उसकी भी एक्सेलरेशन 4 और नीचे वाले डब्बे की भी एक्सेलरेशन 4, लेकिन ऊपर वाले डब्बे को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन था। मतलब अगर मैं दोनों के इंडिविजुअल एफबीडी बनाऊं तो ये 2 kg का डब्बा ऊपर है और ये 4 kg का डब्बा नीचे है, ठीक है। इस पे इधर लग रही है 24 न्यूटन की फोर्स, और अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता?
अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऊपर वाला डब्बा वही रह जाता, नीचे वाला आगे चला जाता। ठीक है, यानी कि अगर जब फ्रिक्शन आएगा तो उस फ्रिक्शन को अपोज करेगा। ये फ्रिक्शन का रामबाण है। ठीक है, ये मनता रहेगा, याद कर लो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, जब फ्रिक्शन आता तो जो हो रहा था उसको अपोज करता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो ये रुक जाता, वो चला जाता। तो जब फ्रिक्शन आएगा तो ये उसको सपोर्ट करेगा, मतलब उस वो जो भी कुछ हो रहा था जब फ्रिक्शन की एब्सेंस में, जब फ्रिक्शन आएगा तो वो उसको अपोज करेगा। यानी कि उस केस में ये उसको तो आगे ले जाएगा अपने साथ, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे और इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे। मुद्दे की बात यह है कि इसको आगे ले जाने वाला कौन, इसको आगे ले जाने वाला जो है वो सिर्फ फ्रिक्शन ही है। ये 2 kg को आगे ले जाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, और इसका मास कितना है 2, और एक्सेलरेशन क्या है 4। तो मतलब दोनों को अगर साथ जाना है तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 8 न्यूटन। और अगर फ्रिक्शन है 8 न्यूटन, अब सवाल यहाँ पे ये 8 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है इन दोनों को साथ में चलाने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 8 न्यूटन अवेलेबल है कि नहीं है, वो देख लेते हैं। वो कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा 20 न्यूटन का, और म्यू की वैल्यू दे रखी है हाफ, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू नॉर्मल, और वो हो जाएगा 10 न्यूटन का। तो अवेलेबल फ्रिक्शन है 10 न्यूटन और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है दोनों को साथ में चलने के लिए 8 न्यूटन। और इसका मतलब ये हो गया कि 8 न्यूटन अवेलेबल है, और इसका मतलब दोनों साथ चलेंगे और आंसर आएगा 8 न्यूटन। अगर आपको इस सवाल को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपने पिछला वाला सेशन नहीं देखा है, तो वो जरूर देख लेना बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ट c एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। चलो बच्चों, अटेम्प्ट करोगे तुम लोग? क्या आप लोग इसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे? 30 सेकंड दूं आपको अटेम्प्ट करने के लिए? चलो 30 सेकंड दे देता हूं आपको। ठीक है, 30 सेकंड, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन को फटाफट से अटेम्प्ट कर डालो एंड लेट्स स्टार्ट विद 30 सेकंड्स। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको। चलिए शुरू हो गया आपका टाइमर। बहुत ही तीव्र गति से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चों। हेलो नेहा, कैसे हो बच्चे? हाय अमरेन। अरे मोदी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे टाइम हो गया, टाइम हो गया भाई, टाइम हो गया। हाँ भाई, अटेम्प्ट कर लिया। क्या आया इसके अंदर? ब्लॉक ऑफ मास m is in contact with the cart as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart mu, the acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling. तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तशरीफ का टोकरा उठाएंगे और इसके ऊपर ले जाके खड़ा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे उठा के यहाँ पे जाके बैठ जाओ। जब आप इसके ऊपर जाके बैठोगे तो क्या नजर आएगा? जब आप इसके ऊपर जाके बैठोगे तो सबसे पहले तो आप एक उस फ्रेम में चले गए। कौन सा फ्रेम है ये हो गया एक मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब डब्बे का एफबीडी बनाएंगे। डब्बे के एफबीडी में कौन कौन सी फोर्सें लगेंगी? एक तो लगेगी स्वयं साक्षात mg लगेगी, और लगेगा दीवार से नॉर्मल, और लगेगी सूडो फोर्स। क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन आगे की तरफ अल्फा है तो यहाँ पे सूडो फोर्स लग गई m अल्फा। सूडो फोर्स को मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं क्योंकि झूठी फोर्स है इसलिए m अल्फा दिखा दी। और क्या लगा? और लगा ऊपर की तरफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग गया ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं तो मान के चल रहा हूं ये जस्ट फिसलने वाला है, जस्ट। इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी औकात पे लगा हुआ है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, जो कि होता है म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला, हमारे हिसाब से देखा जाए तो डब्बा हिल तो रहा ही नहीं है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और इस डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो इक्वेशन क्या आएगी? एक इक्वेशन तो आएगी नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी m अल्फा, और दूसरी आ जाएगी mg इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल खुद क्या हो गया? m अल्फा। यहाँ पे m से m कट गया, और क्या पूछा था? अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई g बाय म्यू। अल्फा की वैल्यू आ गई g बाय म्यू, और अल्फा इतना या इससे बड़ा होना चाहिए ताकि नॉर्मल और ज्यादा आए। तो अल्फा की वैल्यू g बाय म्यू से बड़ी या इसके बराबर होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा दिल्ली। आंसर आएगा दिल्ली बच्चों आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सबके? कोई भी हैरानी परेशानी हो चैट में लिखना, ठीक है? चलिए, हेलो हेलो भवानी, कैसे हो बच्चे?
बता, तुमने टीवीएस भी नाम रखा हुआ है एंड आई जस्ट ट्रस्ट कि तुम्हारा नाम भवानी सिंह है, ठीक है। आई थिंक हमारी कभी एक बार बहुत पहले बात हो चुकी है। हाँ प्रदीप, मैं 11th के बैचेस लेता हूं और अभी इस वक्त रोटेशन चल रहा है उसके अंदर प्लस के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 kg ब्लॉक, 10 kg स्लैब, रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। बहुत ही खुशी की बात यहां पे ये है कि ये है स्मूथ 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 स्मूथ, ठीक है। और क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द स्लैब इज 0.6 while the kinetic friction is 0.4। वाह क्या बात है, म्यू एस और म्यू के अलग अलग है। 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन्स, ठीक है, और जी दे रखा है 9.8। द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब विल बी। एनसीईआरटी में पूछा गया सवाल है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, फटाफट से बता देंगे। जल्दी बताओ बच्चों क्या आएगा इस क्वेश्चन में। टाइमर चलाऊं, चलो चलो तुम तो अपन ऐसे करते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो ये है कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल आएगा, ये वाला नॉर्मल, वो आ जाएगा 100 न्यूटन्स, ठीक है। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि होता है म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल, म्यू स्टैटिक इज 0.6 इंटू 100, वो हो गया 60 न्यूटन्स। मतलब फ्रिक्शन की जो औकात है वो है 60 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और हो सकता है आपके दिल में ख्याल आ रहा, अरे सर 60 न्यूटन की तो औकात है, 100 न्यूटन की फोर्स है, पक्का फिसलेगा पक। अरे देख तो लो भाई, चेक कर लो। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स हैं ये, लास्ट क्लास में बार बार चीख के बताया था कि कैसे चेक करना होता है, ठीक है। तो 6 का आंसर कुछ बच्चों का आने लग गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर बताया है भवानी ने, दिल्ली। चलो देख लेते हैं अभी, ठीक है। अब हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई ऐसा है तो का पूरा कोई सिस्टम मान लो। पहला स्टेप क्या होता है, अज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है। इफ यू आर अज्यूमिंग कि वहां पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो बेसिकली यहां पे 100 किलो का डब्बा हो गया, सॉरी 50 किलो का डब्बा हो गया। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी टोटल 100 न्यूटन की फोर्स डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तो आ गई एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखना, किसी भी एक का अगर मैं एफबीडी देखता हूं, भाई नीचे था मान लो 40 किलो का, मान के लो लिखा ही है, नीचे 40 किलो का डब्बा था, ऊपर 10 किलो का डब्बा था। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो नीचे वाला पड़ा रह जाता और ऊपर वाला फिसलता हुआ आगे चला जाता। और अगर ऊपर वाला फिसलता हुआ आगे चला जाता, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब यह हुआ कि इस पे लगता फ्रिक्शन पीछे और नीचे वाले पे लगता फ्रिक्शन आगे, और नीचे वाले को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, और वो है साक्षात फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग रहा है आगे, 40 न्यूटन की फोर्स है, इसका मतलब उसकी जो, और एक्सेलरेशन अगर 2 है, तो एक्चुअली अगर उसकी 2 है, 40 न्यूटन 40 kg उसका मास है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 40, एक्सेलरेशन है 2, वो आ गया 80 न्यूटन। यानी कि 80 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है इन दोनों को साथ में चलने के लिए, लेकिन औकात तो 60 ही है। इसका मतलब यहां पे स्लिपिंग होगी, और स्लिपिंग होगी इसका मतलब यहां जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गऊ है जी गऊ। काइनेटिक फ्रिक्शन तो सीधे हमेशा म्यू के इंटू एन ही होता है, म्यू के एन, ठीक है। और म्यू के की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4, और नॉर्मल कितना है 100। यानी कि जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, वो सीधे सीधे 40 न्यूटन लग जाएगा, 0.4 इंटू 100। यानी कि अब क्या लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब विल बी। अब 40 न्यूटन की एक्सेलरेशन लगेगी, ठीक है, 40 न्यूटन ही फोर्स लगेगी, और जो मास है वो 40 kg है, ठीक है। हालांकि मैंने सारी कैलकुलेशन जी को अप्रोक्सीमेटली 10 मान के करी है, पर दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं कि सर आपने जी को तो 10 मान लिया, अब हम कैसे काम चलाएंगे। अरे कोई बात नहीं, जी को 10 मान लिया, यहाँ पे 9.8 दे रखा था, तो अप्रोक्सीमेटली जो नंबर्स हैं ठीक ठाक दूर है, तो हम उसका फायदा उठा लेंगे, ठीक है। तो म्यू के की वैल्यू आगे 40 न्यूटन, 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो स्लैब की एक्सेलरेशन पूछिए, स्लैब पे एक ही फोर्स है फ्रिक्शन की फोर्स है 40 बाय 40 हो जाएगा ऑलमोस्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के सबसे पास में क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.98। यानी कि 6 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों आगरा। समझ में आ गई बच्चों सबको, बिल्कुल क्लियरली, मस्त झकास समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए, क्योंकि अब हम क्या वो उसकी तरफ आ रहे हैं, सर्कुलर मोशन की तरफ आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन बस खत्म कर लें फटाफट से, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस हैं। आई होप बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। A block P of mass m is placed on a frictionless horizontal surface. Another block Q of mass of same mass is kept on P
एंड कनेक्टेड टू द वॉल विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, ये चल रहा है बढ़िया। नीचे स्मूथ सरफेस है, दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है। द ब्लॉक्स मूव टुगेदर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल जो कंसेप्ट के का सवाल है, यहाँ पे फ्रिक्शन के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आ गया बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इससे क्या है, आपको फायदा ये मिलता है, मतलब एक्चुअली उन लोगों को ये फायदा मिलता है कि वो एक बार में चेक कर लेते हैं कि बच्चे ने कितने के चैप्टर्स छोड़े हुए। ठीक है, और इसीलिए इस तरीके के सवाल काफी कॉमन रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकती है भाई, सीधी सी बात है, एम्पलीट्यूड अगर ए है तो शायद आपको ये बात पता हो कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा ओमेगा स्क्वायर ए होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा ओमेगा स्क्वायर ए होती है, जहां पे ओमेगा होता है रूट के बाय एम। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर होता है के स्क्वायर बाय एम। अब सेम मास है, इस दोनों का मास एम दे रखा है क्या, चलो इसका भी मास एम मान लेता हूं, इसका भी मास एम ही मान लेता हूं। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो k बाय 2m हो जाएगी, क्योंकि 2m मास का SHM हो रहा है। अब आई होप बच्चों आपने SHM पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। जब हम पढ़ेंगे आगे जाके तब SHM के भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आर हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गई मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ऊपर वाले डब्बे की मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये आ रही है, और या नीचे वाले डब्बे की अगर बात करें, क्योंकि ऊपर तो स्प्रिंग भी लग रही है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। ठीक है, नीचे वाले को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है, क्योंकि और वो भी इन दोनों के बीच वाला फ्रिक्शन, जमीन तो स्मूथ है। ठीक है, अच्छा वो बीच वाला जो फ्रिक्शन है उसकी औकात क्या है, वो है म्यू एम जी, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच का नॉर्मल होगा, नॉर्मल छोटा एम जी, उसको मल्टीप्लाई किया म्यू से। ये मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले का मास इंटू नीचे वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो k बाय 2m इंटू ए। ठीक है, जैसे ही आपने ये लिखा, ठीक है, मास इंटू एक मिनट, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये जो आया ये फोर्स आ गई। ठीक है, तो यहां मास से मास कट गया। ठीक है, मास से यहां पे मास कट गया, और म्यू की वैल्यू क्या आ गई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। अरे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ही पूछा हुआ है। ओके ओके ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ही पूछ लिया तो वो तो के ए बाय 2 आई गया। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगर पूछ लिया है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये रही, उसी को मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास से मल्टीप्लाई करोगे तो के ए बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो के ए बाय 2 यानी कि बॉम्बे वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीटी 1999 में पूछा गया सवाल है, A block A of mass 100 किलोग्राम is resting on another block B of mass 200 किलोग्राम। ठीक है, ये 100 ये 200, इस पे F फोर्स लग रही है, उस पे वो उस वाले को बांध के रखा हुआ है। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टेंशन रही होगी शायद रस्सी में। ठीक है, the coefficient of friction between A and B is 0.2 while the coefficient of friction between B and the ground is 0. बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना इसको, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, आप बच्चों जो भी आंसर्स लिख रहे हो वो आप क्वेश्चन नंबर के साथ लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, एक ब्लॉक नीचे रखा हुआ है, ये 200 किलो वो 100 किलो। सबसे पहले तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे 100 जी हो जाएगी। अगर ऊपर वाले का एफबीडी बनाया तो नीचे हो गया 100 जी, ऊपर हो गया बीच, इन दोनों के बीच का नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 100 जी, और इसका मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ गया वो आ गया है म्यू इंटू 100 जी। दोनों के बीच का म्यू कितना दे रखा है, ए और बी के बीच का म्यू दे रखा है 0.2। ठीक है, तो वो हो गया 0.2, ये हो गया 200 न्यूटन। ठीक है, वो कितना है 0.2 इंटू 100 जी, तो वो आ गया 200 न्यूटन। अच्छा, यहाँ का जो म्यू है वो 0.3 है, यहाँ का म्यू 0.3 है, और इन दोनों का जो यहाँ का जो नॉर्मल आएगा वो आएगा 100 प्लस 200 300 जी। और इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस जगह पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा वो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, तो 0.3 इंटू जी तो हो गया 3 इंटू 300 हो गया 900 न्यूटन यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू है। अब हमने एक फोर्स लगाई। ठीक है, अब क्या हुआ, मिनिमम रिक्वायर्ड एफ टू स्टार्ट बी मूविंग इज। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, ये ए तो मूव करेगा नहीं क्योंकि इसको तो बांध रखा है।
और ये बी को भी जमीन रोकने की कोशिश करेगी, बी को जमीन ही मूव नहीं करेगी, ए भी मूव नहीं करेगा, और बी जो है दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अगर वो दोनों के बीच में फंसा हुआ है, यहां पर है बी, ठीक है, ऊपर थे ए, नीचे थी धरती, तो धरती ने भी इसे फ्रिक्शन इधर लगाया और इसने भी अपनी पूरी जान लगाई इसको रोकने के लिए, ठीक है। यहां पर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया, यहां पर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया। ऊपर का लिमिटिंग फ्रिक्शन था 200 न्यूटन और नीचे का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो था 900 न्यूटन। तो अगर 200 इधर लगा और 900 इधर लग सकता है तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि आगे जाए? सो दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू कम से कम 1100 न्यूटन। 900 प्लस 200, यानी कि कम से कम जो फोर्स लगेगी वो होगी 1100 न्यूटन और आंसर आ जाएगा हमारा कलकत्ता। समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही जवाब दिया आपने। ठीक है, आगे बढ़े, अंकिता जी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आखिरी सवाल फ्रिक्शन का जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, बहुत खुशी की बात है। अनदर बॉडी बी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज प्लेस्ड ओवर ए, ठीक है। एज शोन द कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.15। तो यहां का म्यू दे रखा है 0.15। B will begin to slide on A if A is pulled with a force greater than। बिल्कुल मतलब वैसे काफी इजी सा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया हो, मुझे नहीं पता आप में से अच्छा, आई वुड रियली लाइक टू हैव अ शाउट आउट फ्रॉम स्टूडेंट्स। भाई आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअली पिछली क्लास अटेंड करी थी और होमवर्क सिंसियरली करके आए हो? ठीक है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ वो आप, यू कैन जस्ट कुछ भी, आप क्या बनाओगे, आप खूब सारे थम्स बना दो चैट्स के अंदर, ठीक है। देखते हैं ये कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने एक्चुअली क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व किए थे और जो अटेम्प्ट करके आए हैं। हालांकि मुझे उम्मीद बहुत कम है, काफी कम बच्चों ने किए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि घर पे बैठे बैठे किसका मन करता है, धक्के कोई लगाने वाला होता नहीं ना घर पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई वो कह रहा है कम से कम कितनी फोर्स लगाएं ताकि दोनों के दोनों मतलब ये इसके ऊपर स्लिप होना शुरू हो जाए। तो हम लिमिटिंग केस की बात मान के चलते हैं कि मान लो ये जस्ट स्लिप होने वाला है। बहुत बढ़िया विक्रांत, हैप्पी फॉर यू, एंड बहुत बढ़िया आशुतोष, प्रामेश्वरी, बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं अनुपम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अगर आपका पहला लेक्चर भी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हालांकि मैं इसकी ये जो सीरीज है ये काफी कुछ दिनों से चल रही है, ये करीब हफ्ता 10 दिन से, जिसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल काइनेमैटिक्स से लेके काइनेमैटिक्स, फिर उसके बाद एनएलएम, और उसके बाद फिर फ्रिक्शन, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन पे आए। एनएलएम के ऊपर भी काफी सारी क्लासेस हुई, काइनेमैटिक्स के ऊपर भी काफी सारी क्लासेस हुई, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फोर्स अगर एफ लग रही है, सीधी सी बात है, हम तो वो वाला केस मांग के चलते हैं कि जस्ट स्लिपिंग होने वाली है। जस्ट अगर स्लिपिंग होने वाली है तो एक्सेलरेशन, पर अभी तक हुई तो नहीं है, होने वाली है का मतलब अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। मासेस क्या है, बॉडी ए ऑफ मास 1 kg, इसका मास है 1 kg, इस प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस अनदर बॉडी बी ऑफ मास 0.2 kg, ऊपर वाले का मास है 0.2 kg। तो हम ये कह सकते हैं जो कंबाइंड एक्सेलरेशन आती है वो फोर्स अपॉन 1.2 की आती, ये आ गई एक्सेलरेशन, ठीक है। ये टोटल एक्सेलरेशन है। अच्छा, ऊपर वाले को चलाने वाला कौन, सिर्फ फ्रिक्शन। और अगर ये जस्ट फिसलने वाले मतलब फ्रिक्शन यदि पूरी औकात पे लगाए तो औकात कहां है तुम्हारी, फ्रिक्शन की औकात क्या है, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना हो जाएगा, अगर मैं बी ब्लॉक का वीडियो बनाता हूं तो उसमें मुझे क्या नजर आएगा, नीचे नजर आएगा mg, ऊपर नजर आएगा नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 0.2 इंटू जी, यानी कि 2 न्यूटन, ठीक है। 2 न्यूटन को मैं 0.15 से मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 0.15, वो हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन, ठीक है। तो 0.15 इंटू 2 की वैल्यू आ गई 0.3, इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 0.3। तो ऊपर वाले की ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन, ऊपर वाले को चलाने वाला कौन, ऊपर वाले को चलाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है। तो ऊपर वाले की इंडिविजुअली ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकती थी 0.3 फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय उसका मास 0.2। ये उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है और ये सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर ये जस्ट फिसलने वाला है मतलब लिमिटेड फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, मतलब ऊपर वाले की एक्सेलरेशन ये है, और चूंकि अभी तक फिसले नहीं है तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम ही है, तो सिस्टम की यही एक्सेलरेशन है।
सिस्टम की एक्सेलरेशन तो ये थी, दोनों को बराबर कर दिया। जैसे ही आपने बराबर किया, ये यहाँ से ये 0 डेसिमल हटे, ये यहाँ से ये कट के ये 0.3 हुए, है ना, सॉरी 0.6 हुए, तो 3 इंटू 0.6, तो एफ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.8 न्यूटन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर्स लग सकती है अप्रॉक्सीमेटली 1.8 न्यूटन लग सकती है। और जी को यहाँ पे ऑब्वियसली डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जी को 10 की जगह फिर से 9.8 ले लिया है, और 1.8 से ज़रा सा छोटा नंबर कौन सा आ रहा है इनमें से, वो ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक देख रहे हो आप बच्चों, आपको कभी भी एक्चुअली जी को 9.8 लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 10 लो, अच्छे सॉल्व अच्छे से होता है, बढ़िया सवाल होते हैं, क्वेश्चन आसानी से होते हैं, और फिर उसके बाद उसको इसकी मतलब थोड़ा सा उससे कम जो नंबर होगा वो वाले नंबर को आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब शुरू करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 जो है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की बातचीत कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में देखो बड़ा मज़ेदार चीज़ें होती हैं। क्या होती है वो मज़ेदार चीज़ें? देखो सीधी सी बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो उसके अंदर सीधी सी बात यहाँ पर ये होती है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है, अब हम अभी मैं एनिमेशन नहीं दिखा रहा इसके अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर, क्यों? क्योंकि अभी प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती है ना हमारे चारों तरफ, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स हो गई, कोनिकल पेंडुलम हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, वो आएंगी नज़र। ठीक है, कैसे? हाँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैंने शेयर भी किया था अपने चैनल्स पे, और रितेश, और एनीवेज आप मतलब उसको यू कैन सर्च फॉर दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या है कि सर्कुलर मोशन, कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कैसे करता है। चलो शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि भाई ये बताओ सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। अब जब जैसे मैं बात करता हूँ सर्कुलर मोशन की, तो फिर वही वाली बात है ना कि एक तो होता है कि भाई सीधे सीधे शब्द बोलो पार्टिकल सर्कल पर मूव कर रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, लेकिन नहीं भाई, एक तो हो गया कि भाई अगर एक पार्टिकल सर्कल पर मूव कर रहा है तो जो पाथ है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। एक तो ये वाली बात हो गई, लेकिन नहीं, जालिम जमाना, लोगों को चैन थोड़ी है, नहीं स्टाइल मारेंगे। अब उसमें स्टाइल भी कोई एक तो होता है छोटा स्टाइल, एक होता है बड़ा स्टाइल। भाई एक तो है कि मैंने ये कहा कि एक पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो मतलब एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर कोई और एक हीरो बन के आ गए, अच्छा सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया कि अगर एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो ताकि मूव करते टाइम उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे मान लो भैया, लेकिन फिर भी लोगों को चैन नहीं है। ठीक है, कुछ चतुर टाइप के लोग भी तो होते हैं ना, वो बिल्कुल ही खतरनाक कुछ बातें करेंगे। किताबों में लिखी होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखी है भाई साहब, सुनना जा रहा है एक बार ध्यान से, मुलाहिजा फरमाइए। डेफिनेशन ये लिखी है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स सच दैट, इफ अ पार्टिकल मूव्स सच दैट its velocity vector is always perpendicular to the its radius vector with respect to a fixed point। हे राम 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 राम, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं, बताओ सच है, मतलब गलत नहीं है लेकिन स्टाइल मारा हुआ है। ठीक है, कि अब द वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। अरे यार ये कैसी अजीब सी बात है, क्यों कर रहे हो ये वाली बात? ठीक है, सिंपल सी बात है ना यार, सर्कल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब अगर चलो ये वाली बात तो हो गई, 3 डेफिनेशन बता दी मैंने आपको सर्कुलर मोशन की। ठीक है, आई होप आप नोट्स वोट्स लेके बैठे हो शॉर्ट नोट्स बनाने के हिसाब से। अच्छा, अब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है या कोई भी बॉडी किसी भी कर्व, कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ पे कर्व पाथ पे मूव कर रहा होता है, तो कर्व्ड पाथ पे मूव करते टाइम हमेशा पार्टिकल की एक एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, अब वेलोसिटी तो मान लो इस डायरेक्शन में आ गई, कि भाई वेलोसिटी तो मान लीजिए यहां पर इस डायरेक्शन में आ गई, ये हो गई वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, एक्सेलरेशन इसकी हमेशा 2 होती हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर ये वाली आई तो उस एक्सेलरेशन के मैं हमेशा 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमेशा ध्यान रखना, याद करो जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि वो अंकल आंटी याद आ रहे, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लिए थे हमने। हमें उस टाइम पता था एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो हमने क्या किया था, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट किए थे, एक एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, एक एक्सेलरेशन के पैरेलल। ये अंकल थे याद आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आया और आंटी तब तक भागी, वो प्रोजेक्टाइल मोशन था। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स किए थे,
एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर और पैरेलल। अब हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और पैरेलल। ठीक है, एक्सेलरेशन के ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक वेलोसिटी के पैरेलल है और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये एक मिनट, गलत रंग का प्रयोग, एक सेकंड, हाँ, ये कहलाया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से, रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है इन जनरल किसी कर्व में। अगर ये कर्व सर्कुलर है तो इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, AC फॉर सर्कुलर मोशन। अभी मैं पर्टिकुलरली सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूं। अभी राइट नाउ आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन। अभी तो मैं इन जनरल किसी भी कर्व की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ही आपने इन दोनों कर्व्स की बात करी तो अगली जो चीज आ जाती है वो ये हो जाती है कि भाई देखो, सीधी सी बात यहां पे ये है कि अगर ये सर्कुलर मोशन है, या चलो सर्कुलर मोशन को भी बाद में बात करते हैं, अगर अब यहां पे अगर किसी भी कर्व पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहां पे दो चीजें होती हैं, एक होता है AT और एक होता है A रेडियल या सेंट्रीपिटल या नॉर्मल। A normal is the component of acceleration which is perpendicular to velocity. A tangential is the component of acceleration which is parallel to velocity. A tangential क्या है? A tangential is responsible for the rate of change of speed. या AT is the d by dt of modulus of velocity vector. ठीक है, AT क्या है? It is the rate of change of speed. फिर आता है AR या AN, ये क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्चुअली द V कैप। ठीक है, मतलब इट इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस वन इज कॉजिंग द चेंज इन डायरेक्शन। दोनों में से अगर कोई भी प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, या डायरेक्शन बदल रहा है, या दोनों बदल रहे हैं। और अगर दोनों में से कुछ भी बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। ठीक है, यहां तक सब सही है। अब ध्यान से सुनना है इस बात को। यहां पे दो टर्म्स आते हैं जो आपको हो सकता है कंफ्यूज करते हैं, और वो जो टर्म्स है वो इस तरीके से हैं कि भाई एक टर्म होता है द कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, एक टर्म होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, एक टर्म होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से सुनना बच्चों, एक है मैग्नीट्यूड, या चलो पहले दूसरा वाला बताता हूं। हाँ, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मुझे बता सकते हो कि कौन सा क्या है? भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या चीज होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। मतलब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, और वो हो गया AT। अब अगर ये वाला हो गया AT तो ये वाला क्या है? अगर ये AT है तो ये क्या है? अब ये मत करना सर वो AT है तो ये AR, नहीं, ध्यान से देख तो लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको AT बोलते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बेसिकली पूरी की पूरी एक्सेलरेशन बन गई ना। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन आया, तो ये होता है रूट ओवर AN स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये टोटल एक्सेलरेशन है। तो ये दो टर्म्स हैं जो आपस में कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ ले जाएं और आप उसमें जाके फंस जाओ और आपको समझ में नहीं आएगी कहना क्या चाह रहे हैं। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इन बातों का बच्चों ध्यान रखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सुनने में कुछ एक जैसे लगते हैं ये, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको समझते हो तो आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो डेफिनेटली काफी इंप्रूव होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एंगुलर काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, और क्या बात कर सकते हैं इसके अंदर?
तो हमने यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन की तो बात कर ली, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है और ये हो गया। अगली जो चीज होती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। अगली चीज होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो समझो, मान लो कि यहां पर एक है हड्डी राजा। हड्डी राजा समझ में आता है, हड्डी राजा दुबला पतला, बिल्कुल पतला दुबला लड़का एक, ठीक है, और उसका दिल आया टुनटुन पे, ठीक है। यहां खड़े थे हड्डी राजा और यहां खड़ी थी टुनटुन, ठीक है। अब इधर है हड्डी राजा, वहां है टुनटुन। हड्डी राजा ने टुनटुन को देखा, टुनटुन को हड्डी राजा को नहीं देखा, नजर ही नहीं आया, पतले बहुत है ना, ठीक है। तो हड्डी राजा ने टुनटुन को देखा, टुनटुन ने हड्डी राजा को देखा, और टुनटुन जो थी, टुनटुन ने सॉरी हड्डी राजा को देखा ही नहीं, वो नजर ही नहीं आए, और टुनटुन किसी इस डायरेक्शन में मान लो चल दी। अब ये थी इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, और वो उधर चल दी। अब क्या हुआ कि अगर वो ऐसे चल दी तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि भाई जो हड्डी राजा है, हड्डी राजा भाई खड़े खड़े देख रहे टुनटुन को, तो जब वो टुनटुन को देख रहे हैं तो उनका जो लाइन ज्वाइनिंग है वो किस रेट से घूम रहा है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द रामबाण फॉर एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी केस में एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान से देखना, अगर इन दोनों के बीच की दूरी x है तो समझो इस बात को, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, मैं कह देता हूं ये v पैरेलल है और ये v परपेंडिकुलर है। पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग वाला कंपोनेंट हो गया। ये कंपोनेंट इन दोनों की दूरियां बढ़ा रहा है, ये कंपोनेंट इन दोनों की दूरियां बढ़ा रहा है, और ये कंपोनेंट इस दूरी को इस लाइन ज्वाइनिंग को घुमा रहा है। तो विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। लाइन जो दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रखी है उसको घुमाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसको घुमाने के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, v परपेंडिकुलर। और इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हो गया कि हम यहां पे ये कह सकते हैं कि, और यहां पे v इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकता हूं मैं, नाम सुना होगा शायद आपने। तो मुद्दे की बात होगी ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, पर वो होता है सर्कल के लिए। कोई अजीब सी बॉडी मूव कर रही है तो क्या करते हैं, तो सीधा सीधा जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो ये होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं तो अज्यूम करके चल रहा हूं कि कभी हड्डी राजा भी चलेगा, खड़ा थोड़ी रहेगा हमेशा। तो कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। हमेशा स्टैंडर्ड है ये, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। कोई भी पार्टिकल, कैसे भी दो पार्टिकल जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये वाली वेलोसिटी अपॉन एक्स, v परपेंडिकुलर अपॉन एक्स, ओमेगा इस केस में क्या हो जाती, इस केस में हो जाती v परपेंडिकुलर अपॉन x। वो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की और v परपेंडिकुलर की वैल्यू। जैसे ही आप x और v परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे, ओमेगा आ जाएगा उस इंस्टेंट के लिए। जल्दी से मुझे बताओ कि भाई मान लो अगर यहाँ पे एक रॉड है, फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन, ये अगर नीचे जा रहा है v1 से, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है v2 से, ये वाला एंगल थीटा है, लेंथ l है, तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, जल्दी से बता दो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, इतना आसान सवाल है नहीं, मैंने एकदम जल्दी से पूछ जरूर लिया है, पर ये अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल ये है कि क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी का अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालते हैं अपन। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, और ये 90 है तो ये थीटा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये तो हो गया v1 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया v2 cos थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v1 sin थीटा प्लस v2 cos थीटा अपॉन l। ये देखो जरा समझ में आया क्या, ये कहां से आ गया? सिंपल सी बात है, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अपॉन लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है।
ए एन क्या है, ए एन मतलब ए नॉर्मल एक्सेलरेशन बेटा, नॉर्मल रेडियल सेंटीपिटल सब एक ही है, ठीक है। ए एन स्क्वायर क्या है, ए एन, अरे भाई साहब ए एन स्क्वायर क्या है, ए एन का स्क्वायर और क्या, अरे भाई अब बेटा अगर एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए एन है और एक इधर की तरफ ए टी है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का रूट आएगा ना, ये रिजल्टेंट की वैल्यू रूट ओवर ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर आएगी, नहीं आएगी, ऐसा मत कर भाई, एक ए टी है, ये ए आर है, ए आर या ए एन कुछ भी कह लो, तो उनका रिजल्टेंट, ये नेट एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी होगी तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गई छोटी सी बात। अब इसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो ये बताओ कि अगर ये ऐसा है, यहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी थीटा एंगल पे, और वो पार्टिकल जो था वो यहां से उड़ा बूम यहां जाके गिर गया। क्वेश्चन ये है कि जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे था ए पॉइंट और ये ऑब्जर्वर ओ था, तो ये उसको देख रहा था, वो बच्चे ने पत्थर फेंका और देख रहा पत्थर को, वो देखो जा रहा है। जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट जब ये जो ऑब्जर्वर था वो जब उसको देख रहा था, तो इसके हिसाब से उसकी ओमेगा कितनी थी, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग अपॉन लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या चलो एक काम करता हूं, तुम तो बी की बात करते अपन, बी वाले पॉइंट की, तो व्हाट इज द ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हम ये कह सकते हैं वहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी यहाँ पे इधर की तरफ होती और v होती, और ये वाला एंगल थीटा होता, ये वाला एंगल भी थीटा होता। तो सिंपल सी बात है, बी के लिए अगर हम निकालते तो क्या आता, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग, तो ये वाली हो गई, उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा। v का अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है तो ये वर्टिकल से v साइन थीटा बन जाएगा, तो v साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग अपॉन लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग, वो क्या हो गई, रेंज हो गई, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज, वो क्या होती है, वो ये v साइन थीटा अपॉन रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी बच्चों, आ रही है क्या समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये तो हो गई ये कुछ छोटी छोटी बातें हो गई कि भाई वेलोसिटी के बारे में क्या कर सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल करता है, बस एक बात समझ लेना, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस केस में जब वो पार्टिकल, मान लीजिए वो पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, सर्कुलर मोशन में दो बेसिकली पार्ट हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट का मतलब हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, और यहां पे नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड भी वेरी करती है, देखो डायरेक्शन तो हमेशा ही वेरी कर रहा है, ठीक है, यहां पे स्पीड भी वेरी करती है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर नहीं है, स्पीड लगातार कुछ कम या ज्यादा हो रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। वैसे अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा था तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, एक हो गया इधर और मान लो दूसरा वाला जो हो गया वो हो गया इधर, ठीक है। एक जो इधर वाला जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन पक्के तौर पर अंदर की तरफ ही आएगी, एंड दैट इज द थिंग जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। सर्कुलर मोशन में नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r, ये चीज फिक्स्ड है, ठीक है, जो भी उसकी वेलोसिटी होगी उस इंस्टेंट पे v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r, उतनी ही इसकी वेलोसिटी होती है बच्चों,
ठीक है। अच्छा, ये आगे सर्कुलर मोशन की बातचीत। जैसे ही हमने ये वाली बातचीत करी, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा सवाल तो ये आ गया कि भाई क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, बस अब इतना ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर्स, ठीक है, या 10 मीटर, चलो तो रेडियस जो है वो दे रखा है आपको 10 मीटर्स। इस पे पार्टिकल ने चलना शुरू किया। स्टार्ट्स मूविंग मतलब उसकी वेलोसिटी शुरू में 0 थी, ठीक है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट विद अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी AT जो है वो कांस्टेंट है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों इस क्वेश्चन को। उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे कांस्टेंट है। एंड फाइंड, पहली बात, एक हमें क्या क्या निकालना है, जो निकालना है मैं लिखता हूं। पहला पॉइंट, हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड्स की बात करनी है। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एक तो हमको स्पीड चाहिए t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, ठीक है। फिर हमको चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल, फिर चाहिए डिस्प्लेसमेंट, फिर चाहिए एंगल ट्रेवल, ठीक है। फिर हमको यहां पर और क्या चाहिए, और हमको चाहिए थोड़ा सा कुछ और, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। फिफ्थ चाहिए हमको, ये सब t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए। पांचवा चाहिए नॉर्मल एक्सेलरेशन, छठा चाहिए नेट एक्सेलरेशन, और सातवां चाहिए एंगल दैट नेट एक्सेलरेशन वेक्टर मेक्स विद रेडियस। ये हो गया क्वेश्चंस। 7 सवाल हैं, जल्दी से इन वाले 7 सवालों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें काफी सारी बातें यहां पे पता चल जाएगी, ठीक है। क्या करोगे, देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। पहली बात तो मैं यहां पर ये क्या करता हूं कि मैं v इक्वल टू u प्लस AT लगाता हूं। वैसे v और u वेलोसिटीज होते थे, नेट वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन होती थी। लेकिन जैसे ही मैंने a को AT डाला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो v और u जो है वो स्पीड बन गए, क्योंकि AT क्या है, रेट ऑफ चेंज या स्पीड है। तो v इक्वल टू u प्लस AT आ गया। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 5 थी, और टाइम लगा 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन यहां पे 5 थी और टाइम लगा 2 सेकेंड, तो 5 × 2 यानी कि वेलोसिटी आ गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो स्पीड आई, वेलोसिटी नहीं है एक्चुअली, ये स्पीड निकली है, स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। वो मान लो वो टहलता हुआ यहां तक पहुंच गया, और यहां पे जो उसकी स्पीड है वो यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड आ गई है, ठीक है। यहां पे जो उसकी स्पीड आ गई है वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। फिर क्या हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है, और ये ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, दूसरा पूछा डिस्टेंस ट्रेवल। तो सिंपल सी बात यहां पे ये है कि अगेन अब मैं यहां पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकता हूं। s इक्वल टू u स्पीड, अगर u स्पीड है और a की जगह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, तो s भी डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस ही दे रहा है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u तो 0 था, हाफ एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 5, और टाइम लगा 2 का स्क्वायर, यानी वो भी आ गया 10 मीटर। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल है, जो कर्व डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 10 मीटर ट्रेवल हुआ है, ठीक है। वैसे इसी बात पे बहुत ही तेजी के साथ हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। इसी बात पे हम लोग बहुत तेजी से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा, और ये थीटा जो आएगा, थीटा क्या होता है L/R। तो थीटा की वैल्यू होती है L है 10, और रेडियस भी दे रखा है 10, यानी कि 1 रेडियन आ गया थीटा, ठीक है। तो यानी कि थीटा भी निकल के आ गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर आया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट तो देखो बेटा सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो यहां से लेके यहां तक का सीधा सीधा डिस्टेंस हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट।
निकालेंगे कैसे? तो निकालना बहुत आसान है। एक काम करो, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये 90 डिग्री हो गया, आर दे रखा है, ये थीटा, ये एंगल थीटा बाई 2, ये एंगल भी थीटा बाई 2, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आर साइन थीटा बाई 2, और ये भी हो जाएगी आर साइन थीटा बाई 2। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, थर्ड पार्ट, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट वुड बी गिवन बाय ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, आर की वैल्यू 10 दे रखी है, थीटा की वैल्यू बनाई गई थी, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 साइन हाफ। प्लीज नोट, हाफ डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। इसको पता चला साइन हाफ को हाफ ही लिख दिया आपने, ये हाफ डिग्री में नहीं है, रेडियन में है, काफी बड़ा एंगल है ये। ठीक है, अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नॉर्मल एक्सेलरेशन, 2 सेकंड पे नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो अभी अपने निकाली, बात ही करी हमने एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होगी वो होती है v² बाई आर, और वेलोसिटी कितनी है? 2 या स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 का स्क्वायर अपॉन आर खुद 10 है, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी ही सही। तो जो नेट एक्सेलरेशन आई वो कितनी आएगी? नेट एक्सेलरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, नेट एक्सेलरेशन वो हो जाएगी √AT² प्लस AN²। AT का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, AN का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 और 25 125 का रूट, वो आ जाएगा 5√5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये वाली एक्सेलरेशन निकल गई, ये भी निकल गई। अब आखिरी चीज बचती है एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द दिस थिंग एंड द रेडियस वेक्टर। तो देखो भाई, सीधी सी बात यहां पर ये है कि अगर हम यहां बात कर रहे हैं नेट एक्सेलरेशन वेक्टर की, तो यहां पे एक एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ है, ये वाली एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ये वाली, ये कितनी है? 5, और ये कितनी है? 10, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं। तो ये वाला एंगल पूछा जा रहा है आपसे, लेट अस से फाई। तो आई होप आपको ये बात समझ में आती है कि tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस अपॉन दिस। ये कितना है? 5, और ये कितना है? 10, तो 5/10। tan फाई की वैल्यू हो जाएगी 5/10। 5, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखते हुए, तो 5/10, 5/10 जैसी मैंने बोला तो ये आ गया हाफ, यानी कि फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स हाफ। ठीक है, एंड दैट इज द समरी, दैट इज द जिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, एक जो प्रैक्टिकल सवाल होते हैं कि भाई ये कार चली गई, उस पर उसके ऊपर जो एनिमेशन होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, कि भाई सर्कुलर ट्रैक पे क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स हो गया, कोनिकल पेंडुलम हो गया, कोनिकल पेंडुलम मेरे पास है भी सही। ठीक है, तो एक काम करो, जल्दी से इसको लिखो, सारी चीज़ें समझ लो, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। तो कोनिकल पेंडुलम जो होता है वो कैसा होता है देखने में? तो वो हमारे पास बिल्कुल जुगाड़ है, यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम लेके बैठे हम। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम जो वस्तु है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये लिख लिया क्या? देखो यहां पे क्या है, देखो ये कोनिकल पेंडुलम हो गया। तो कोनिकल पेंडुलम में क्या रहता है, जैसे दो पेंडुलम होते हैं, सिंपल पेंडुलम होता है, कोनिकल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम में क्या हुआ, इसको लिया, थोड़ा साइड में खींचा, छोड़ दिया, ये सिंपल पेंडुलम है। वो भी इतने बड़े एंगल पे नहीं होता, एंगल छोटा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा साइड में खींचा, छोड़े, ये होता है सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम में हम लोग इसको थोड़ा सा साइड में खींचते हैं, साइड में खींच के छोड़ने की बजाय एक अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं, ऐसे, और वो इस तरीके से वेलोसिटी देते हैं ताकि ये सर्कल पे मूव करता रहता है। दिस इज व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम। ये इस तरीके से मूव करता रहता है, ये होता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड्स हो गई, और ऐसे कई सारे जो क्वेश्चंस आते हैं
अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, वो सारे उनके अंदर भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल सुबह 10 बजे, ठीक है। तो उसमें आप आ जाना, एंड आई होप कि आपको इससे फायदा मिलेगा। इनफैक्ट हम लोग बिल्कुल मतलब मैं आपको बिल्कुल ऐसे रामबाण बता दूंगा कि भाई ऐसा है, ये 5 स्टेप है, चुपचाप लगाओ, सर्कुलर मोशन के सारे सवाल सॉल्व होते हैं। पर वो बातें करेंगे हम कल, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं भाई आज के बारे में क्या करना है अपने को। भाई जैसे आज जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सिंपल सवाल, मतलब जो सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है वो तो खैर बहुत ही आसान है। हमने तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर ली। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा दे रखी है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, भाई यूनिफॉर्म स्पीड है इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, जो एक्सेलरेशन है सिर्फ रेडियल है, और वो v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर से गिवन होती है। तो v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे क्या आ गया, और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे v इनमें से तो यार ना तो ओमेगा स्क्वायर बाई आर कोई सही है, ना ओमेगा बाई आर सही है, ना वी आर कुछ ठीक है। ये v ओमेगा पे मुझे पूरा शक जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको v इंटू वी बाई आर लिख लेते हैं। v बाई आर ओमेगा होता है, तो v इंटू ओमेगा। ओके, तो आंसर इज कैलकाटा। बिल्कुल सीधा भी नहीं पूछ सकते थे, थोड़ा सा तो घुमाना जरूरी था, तो थोड़ा सा घुमा दिया और कैलकाटा बोल दिया। समझ में आ रही है वाली बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A car moves on a circular road describing equal angles about the center in equal intervals of time, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। A car moves on a circular road, ये सर्कुलर रोड हो गई, और उसमें वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल एंगल कवर कर रहा है। मतलब बेसिकली ओमेगा जो है वो उसकी कांस्टेंट है, या ये कहो कि ओमेगा के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी स्पीड भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी हो गया, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। ये बात बिल्कुल सही लग रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सही है, कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वैसे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। भाई साहब, रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा 0 ही होना पड़ेगा, तभी तो ये दूरी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, रेडियल थोड़ी हो सकती है। मतलब गलती ये होता है छोटा मोटा गलती, ये तो बिल्कुल ही मतलब प्रचंड अपराध है ये तो। समझ में आ रही है बच्चों? क्वेश्चन कैसे सॉल्व, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आसान से। इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशंस इन 100 सेकंड्स, व्हाट इज द लीनियर स्पीड? अरे क्या बेकार सवाल है। 7 रिवोल्यूशन 100 सेकंड, तो 7 रिवोल्यूशन का मतलब 7 इंटू 2 पाई आर, आर दे रखा है 0.12, ठीक है। एंड ये हो गया डिस्टेंस और डिवाइड इन अपॉन 100, ठीक है। स्पीड पूछी हुई है तो बस इसको सॉल्व कर लो, और क्या है। पाई को 22/7 लिख दो। क्यों लिखा मैंने 22/7 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 7 कटता हुआ दिख रहा था, ठीक है। और बाकी कुछ आंसर आ जाएगा 22 इंटू 2 44 इंटू 0.12 डिवाइड बाई 100, ठीक है। कर सकते हैं क्या ये वाला क्वेश्चन? समझ में आ रही है बात बच्चों? चलो, आंसर क्या आ रहा है इसका? इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद रेडियस 25 सेंटीमीटर्स एट 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज। है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूछा गया है, तो एक काम करो, इसको 0.25 लिख लो पहले ही, सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लो। एट 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड मतलब ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट जो होती है ओमेगा की वो ये होती है, तो ये रेडियन पर सेकंड होती है। तो ये हो गया 4 पाई रेडियंस पर सेकंड। और पूछा क्या गया है? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी भाई? अगर पार्टिकल कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो टेंजेंशियल तो 0 हो जाएगी, जो आएगी रेडियल आएगी। कितनी आएगी? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू हो गई 0.25, यानी कि 1/4 लिख लेता हूँ मैं इसको। तो कितना आ गया ये? तो ये आ गया 16 पाई स्क्वायर बाय 4, यानी कि 4 पाई स्क्वायर ही आ गया।
तो 4 पाई स्क्वायर यानी कि आंसर आ गया कैलकाटा। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों? कर लोगे फटाफट फटाफट। थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, वो आप करके लाना, कल डिस्कस करेंगे इनको अपन। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपन सर्कुलर मोशन, और आज अपन पहले पढ़ाई से ही शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक बार बच्चों से मिले जरा, कौन कौन आ गए। हेलो संस्कृति, अमृता, नाजिया, हेलो बच्चों, भवानी, आलोक, क्यूट बॉय, नरेंद्र, अरे मोदी जी नमस्कार। अच्छा, शशांक पूछ रहे हैं कि आपको आइकनिक में चूज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज नीट क्लियर होना चाहिए ना, मैं तो जेई क्लियर किया था, रिमेंबर। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अजय जी क्या समझ में नहीं आया आपके? सर आई कांट अंडरस्टैंड, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया दोस्त। हेलो वसीम, कैसे हो बच्चे? बहुत बढ़िया, खूब सारे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हमारे पास। हेलो दिमाही, मतलब जब आप एक चीज़ है, जब भी मैं चैट के अंदर जब रेगुलर बच्चे देखता हूँ ना, कि रोज रोज वही बच्चे हैं, मतलब मुझे पता नहीं कोई अचानक अंदर से फील लग जाती है कि यही है, मतलब इनके आगे, बस इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा दो, ये डेली आ रहे हैं। सिंसियरिटी इज द फर्स्ट की टू एनीथिंग। ठीक है, सिंसियर, आप बिल्कुल रेगुलर हो, रोज आप क्लास में आ रहे हो, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ जी भरत, बिल्कुल। चले मैं शुरू करें? अच्छा हाँ, शशांक ने कहा सर 12th का भी कराओ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही टाइम पे ये बात कही है, मैं वैसे भी कहने वाला था। आज शाम को 6 से 7 स्पेशल क्लास के ऊपर ऐसे ही सेशंस में क्लास 12th के स्टार्ट कर रहा हूं। ये तो चलते ही रहेंगे, 11th वाले तो चलते ही रहेंगे, 12th के जो है वो शाम को 6 से 7 आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा वो, उसकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ मिलेगी। आप एक काम करो, एक URL लिखो, tinyurl.com/anu sir special। ठीक है, ये वाली URL पे जाओ, तो वहां से आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और शाम को 6 से 7 जो क्लास है उसका लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहां से 12th क्लास का जो ऐसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस वाला जो सेशन है वो आप वहां से अटेंड कर सकते हो, और वहां पे तो आप पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां तो पोल से लीडर बोर्ड्स भी होंगे, तो मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात बच्चे, बहुत बढ़िया बात है बच्चे। बेस्ट ऑफ लक, SD अनबॉक्सिंग, प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2022। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट वेलकम बच्चे। नहीं, स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी बेटा। स्पेशल क्लासेस स्पेशल है यार, वो तो जो प्लस का जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। ठीक है, तो वहीं से उसको लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम लोग आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, और सर्कुलर मोशन के बारे में सबसे पहले आज मैं थोड़े से ग्राफिक्स लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके बच्चों। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो जब भी रेस कार होती है, यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया यार, एनीवेज जो रेस कार होती है वो हमेशा ये जो ट्रैक होता है वो कई बार बेंट होता है। ठीक है, ये बैंकिंग ऑफ रोड्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे ये वाला हो गया मौत का कुआं। मौत का, अच्छा जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में जरूर जल्दी से अंगूठा दिखा के दिखाओ, कितने लोगों ने मौत का कुआं देखा है? मौत का कुआं कितने लोगों ने देखा है? जल्दी से चैट के अंदर अंगूठा दिखाओ और मुझे बताओ कि हाँ हमने देखा हमने देखा है। ठीक है, हाँ शहबाज आप भी बता दो बच्चे। टाइमिंग 6 to 7 फिक्स्ड है बच्चे, टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते मैं स्पेशल क्लास की, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे चैनल के जितने भी टीचर्स हैं सबके टाइमिंग्स फिक्स हैं। तो अगर मैं कहीं इधर उधर करूंगा तो किसी ना किसी की और की क्लास में घुस जाऊंगा दिन में। ठीक है, हाँ देखो मौत का कुआं वाले आ गए खूब सारे, ये देखो। हाँ, तो मौत का कुआं ये होता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल्स होती है जिसके अंदर लोग बाग अपनी कार, पहले तो मोटरसाइकिल चलाया करते थे, फिर लोग बाग एडवांस होने लग गए, मारुति चलाने लग गए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े दिन में थोड़ी और बड़ी गाड़ी लेकर ट्रक या बस लेकर आ जाएंगे, हम तो ये चलाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कुछ होता है तो ये हो कैसे रहा है, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल पे कैसे चला पा रहे हैं यार? उसमें भी कम नहीं है। ये देखो इन वाले भाई साहब को देखो, इन वाले भाई साहब को, ये वाले भाई साहब कहाँ गए, ये इनको देखो, ये भाई साहब जो हैं वो गाड़ी के बाहर निकल के बैठे हैं, खिड़की के बाहर निकल के बैठे हुए आराम से। ठीक है, और वो वहां से ये अगर आप यहाँ पे अगर एक 10 का नोट दिखाओगे, 50 का नोट दिखाओगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कार इतनी पास लेकर आएंगे कि आपके हाथ से नोट ले जाएंगे। तो इतने खतरनाक लोग होते हैं ये। ठीक है, तो खतरों के खिलाड़ी है, फिजिक्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे ही जो रेस कार्स होती है, रेस कार्स इस तरीके से जाती हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स की। जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स का, उसके अंदर होता क्या है? देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी बच्चों
कि अगर कोई भी गाड़ी सर्कुलर पाथ पे जा रही है या कोई भी चीज़ है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो एक बात तो पक्की है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ v²/r या ओमेगा स्क्वायर r होती है। उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है और अगर वेलोसिटी v है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो v है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो v²/r या ओमेगा स्क्वायर r होती है। और ये जो एक्सेलरेशन होती है ये होती है नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल बोलो या रेडियल बोलो या सेंट्रीपिटल बोलो, सब एक ही है, ठीक है। v²/r या वही चीज़ होती है ओमेगा स्क्वायर r। यहीं पे एक और एक्सेलरेशन होती है जिसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होती है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होती है और अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं d/dt ऑफ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो होती है ये डायरेक्शन चेंज करने का काम आती है, ये वाली जो चीज़ होती है ये स्पीड चेंज करने का काम आती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि समझना इस बात को, अक्सर एक चीज़ पाई जाती है, ठीक है, एक बहुत कॉमन गलती है। आज मैं वैसे आपको ऑब्वियसली सारी स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बेसिक सी बात है। वो बेसिक सी बात समझ लो बस एक बार। वो क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक है या कोई भी चीज़ है, मैं तो कह रहा हूं कि एक यहां पे ब्लॉक है, ठीक है। अगर यहां पर एक ब्लॉक है, ये एक एक्सिस है, ठीक है। यहां से बांधी एक रस्सी, रस्सी से बांधना है डब्बा, और डब्बा जो है वो इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रहा है, ठीक है। डब्बा इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रहा है एंड लेट मी जस्ट अज्यूम कि उसकी जो स्पीड है वो v है। डब्बा सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है और उसकी स्पीड v है, लेंथ ऑफ द रस्सी l है, मास ऑफ द डब्बा m है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसका ये रस्सी में टेंशन कितनी है, जैसे ही मैं इस तरह की कोई बात पूछता हूं, आप में से कई लोगों के दिल में एक ख्याल आता है कि सर उसमें क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका एफबीडी बना दो, तो आप इसका खट से इसका या इसके बारे में आप ये कहोगे कि सर आपने बचपन में जो पढ़ा होगा वो ये होगा कि सर अगर इसमें टेंशन होती है टी, तो देखो इधर तो लग जाती है टी और इधर लग जाती है mv²/r या mv²/l, और t = mv²/r, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली आंसर आ जाता। अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तरीका गलत है, ये सोचने का तरीका गलत है। आपने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गई, ठीक है। यहां पे दो शब्द होते हैं बच्चों, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरा काम इस वाले सेशंस के अंदर आपकी जो किवंदितियां है ना, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको ठीक करना है। मेरा टारगेट उसी चीज के ऊपर रहता है। तो एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और एक और चीज होती है इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। Now what is the difference between these two? What is the difference between these two? सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंटर से दूर, डिक्शनरी मीनिंग है ये, और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर, सेंट्रीपिटल मतलब पास। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल का मतलब हो गया दूर और सेंट्रीपिटल का मतलब हो गया पास, सेंटर की तरफ, तो देखो सीधी सी बात है, कभी भी कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा होता है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है और वो होती है v²/r या ओमेगा स्क्वायर r। अगर उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो उसकी कुछ ना कुछ इधर की तरफ फोर्स लगी होगी ना। अब हम क्या सोचते हैं, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, हमने क्या किया, एक मास है सर्कल में घूम रहा है तो एक तो टेंशन अंदर लगी रही होगी, एक बाहर की तरफ फोर्स और लग रही होगी। ये बाहर की तरफ, भाई देखो हम लोग जब हम एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो हम लोग सिर्फ रियल फोर्सेस की बातें करते हैं। रियल फोर्सेस के नाम पे क्या है, नॉर्मल है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, स्प्रिंग है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। बस यही 7 फोर्सेस है जो हमें लिखनी है, ठीक है। नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, यही 7 फोर्स लिखनी है। इनके सिवा हमें और कोई मतलब 8वीं फोर्स नहीं लिखनी। अब सवाल यहां पे आया, ये mv²/l क्या है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा था तो ऊपर से भगवान ने कहा अरे बेटा तुम घूम रहे हो, तो उन्होंने ऊपर से धम चल ले, तू एक एक्स्ट्रा फोर्स ले, और उन्होंने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी। क्या ऐसा हुआ? नहीं। एक्स्ट्रा फोर्स कहां से आ गई यार? बेसिकली हुआ यह है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों इस बात को, हुआ यह है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई है
और वो नॉर्मल टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, ग्रेविटी, ऐसी ही फोर्सेस की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई है। हम यहाँ पे सिर्फ रियल फोर्सेस लिखते हैं। कायदे से जो इसका डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कि भाई ये रहा मास m, ठीक है, इधर है टेंशन T और एक्सेलरेशन इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर बाई r है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो लिख रहे हैं वो है F इक्वल टू एम ए। जैसे ही मैंने यहां पे लिखा F इक्वल टू एम ए, फोर्स आ गई T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये T इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर यहां से आता है, यहां से नहीं आता कि फोर्स से बैलेंस कर दी। और वैसे भी अगर मान लो अंदर की तरफ टेंशन T लग रही है, बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई r लग रही है, और आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो फोर्सेस बैलेंस करूंगा। अरे मेरे भाई, अगर फोर्सेस बैलेंस हो गई, अगर अंदर और बाहर वाली फोर्सेस आपस में बराबर हो गई, तो उस केस में ये इसको चक्कर थोड़ी आ रहा है जो गोल गोल घूमेगा फिर चला जाता सीधा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर फोर्सेस बैलेंस ही हो जाती तो सीधा जाता ना। ये दो फोर्सेस नहीं है। अच्छा, जब एक डब्बा होता है, एक रस्सी होती है तो काम चल जाता है, 9-10 तक चल जाता था। लेकिन 11-12 में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये वाला काम नहीं चल पाता। तो इसलिए हमको यहां पे पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। अब थोड़ा सा बढ़िया सवाल करते हैं, ठीक है। एफबीडी बनाएंगे, सवाल देखेंगे, ठीक है। पहले इस चीज को दिमाग थोड़ा जहन में बैठा ले, फिर वो जो जादुई स्टेप्स हैं वो फिर मैं उसके बाद बताता हूं, ठीक है, जिसमें आप कैसे भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सब सही चल रहा है। कोई टेंशन चेंज हो सकती है क्या सर्कुलर मोशन में? बिल्कुल हो सकती है बेटा। वेलोसिटी चेंज होगी तो टेंशन भी चेंज होगी, अगर स्पीड चेंज होगी तो टेंशन भी चेंज होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन यहां पे ये है कि ये एक्सिस था, ठीक है, और यहां पे एक रस्सी बंधी थी, एक डब्बा यहां था, डब्बे का मास था m, फिर एक रस्सी और बंधी थी, एक और डब्बा था, इसका मास था 2m, ठीक है। और इसका जो पाथ था वो एक का पाथ तो ये वाला था, ये छोटा वाला घूम रहा है, ये छोटे पाथ पे घूम रहा है, और ये बड़े वाले पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। ये लेंथ जो दे रखी है, ये लेंथ दी है l और ये भी दी है l। मासेस का जो साइज है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, एक m है, उधर वाला 2m है। लेट मी जस्ट अज्यूम कि यहाँ की जो टेंशन है वो T है, T1 है, और यहाँ की टेंशन T2 है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताओ बच्चों कि T1 और T2 का रेशियो क्या है? T1 और T2 का रेशियो क्या है? कोर्स कब तक खत्म होगा, ऐसा हम पूछ रहे हैं बेटा। कोर्स तो अभी अपना क्या, आप देख लो, अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। काइनेमैटिक्स कर लिया हमने, एनएलएम कर लिया, और सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन कर लिया, और सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? वर्क पावर एनर्जी आएगा, फिर सेंटर ऑफ मास आएगा, रोटेशन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एसएचएम वेव्स पे आ जाएंगे, और उसके बाद थर्मो पे आ जाएंगे। तो 11th पार्ट से 11th का तो यही वाला पार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये सारे कोर्सेज करते करते हमें 2 महीने से ज़्यादा लगने चाहिए, ठीक है। 2 महीने इन द सेंस 11-12 सब मिला के 2 या मैक्सिमम 3 महीने, और क्या अब से, ठीक है। केवीबीवाई, ओके, मैं केवीबीवाई का ही वीडियो बना दूंगा बच्चे आपके लिए। एनीवेज, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। एफबीडी बनाएंगे, खुद जाएंगे, आइए एफबीडी बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे, बनाओ भाई। एफबीडी कैसा बनेगा? इसका एफबीडी बनाओगे, इसका, चल पहले इसका बनाते हैं। 2m का एफबीडी बनाओगे, क्या नजर आएगा? एक तो नजर आएगी टेंशन, आइए टेंशन लें, मतलब टेंशन लिखें, तो यहां पे आ जाएगी T2, और एक्सेलरेशन इसकी कितनी आएगी? इसकी एक्सेलरेशन आएगी इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल होती है हमेशा एक्सेलरेशन, ध्यान रखना, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा हाँ, ये पूरा का पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, ये तो मैं बताने भूल गया, पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, तो टेंशन आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह हो गया 2l, ठीक है। तो यहां से जो इक्वेशन निकल के आई, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसकी इक्वेशन, पहले वाली की इक्वेशन आ जाएगी F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आ गई T2। अब इस छोटे m का अगर एफबीडी बनाऊंगा तो उसमें क्या नजर आएगा? ये छोटे वाले मास का जो पास में जो मास है, इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या नजर आएंगे? इधर नजर आएगा क्या? T1, और उधर नजर आएगा T2, और एक्सेलरेशन कितनी नजर आएगी इधर की तरफ? ओमेगा स्क्वायर l। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के सॉल्व करते हैं बच्चों।
एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो क्या नजर आएगा, उससे ये नजर आएगा कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, तो T1 की वैल्यू आ गई T2 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल। T2 खुद था 4m ओमेगा स्क्वायर एल, तो 4m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल बन गया 5m ओमेगा स्क्वायर एल। और T1 अपॉन T2 पूछा था, अभी अभी विस्तारित सूत्रों से पता चला है कि T1 की वैल्यू 5m ओमेगा स्क्वायर एल है और T2 की वैल्यू 2m ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी 4m ओमेगा स्क्वायर एल है। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, ये दोनों कट गए और बचा क्या 5/4। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया 5/4। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपके सबके, कोई हैरानी परेशानी? बिल्कुल 5/4। बहुत बढ़िया भवानी, बढ़िया चल रहा है बेटा, वेरी गुड दिमाई। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, आंसर निकाल पा रहे हो क्या? फटाफट फटाफट, बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडी हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो ब्रिंग इट ऑन कर ले, क्या मतलब? अरे सर क्या छोटी मोटी बात कर दी आपने, ब्रिंग इट ऑन। आओ अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये किया कि भाई मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, मैं आसमान से देख रहा हूं और ये एक बड़ा सर्कल, मतलब रोड है बेसिकली एक, तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली आर है, ठीक है, मतलब अंदर और बाहर करीब करीब बराबर ही है, और इसके ऊपर चल रही है एक गाड़ी, ठीक है, एक कार चल रही है इसके ऊपर। अच्छा, कार के पहिए होते हैं, पता है तुमको? कार के पहिए, डब्बा नहीं है ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ कार। अगर ये बॉक्स होता और बॉक्स को ऐसे घसीटा जाता तो यहां पे स्लिपिंग हो रही होती, काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता। लेकिन ये कार है, कार की होते हैं पहिए, पहिए करते हैं रोल। तो यहां पे जल्दी से मुझे ये समझाने की कोशिश करो या मुझे बताने की कोशिश करो कि यहां जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा वो स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा। यहां कौन सा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा बच्चों, जल्दी से बता दो, ये कौन सा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा जब ये ऐसे घूमेगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा यहां पे, क्योंकि पहिए जो है वो गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं पहिए की बात करूं तो अगर यहां पर एक ये इस तरीके से पहिया है, एक मिनट, हाँ, तो भाई जैसे अगर ये एक मतलब डिस्क है, ठीक है, अब अगर वो डिस्क को मैं ऐसे करके घुमाता हूं अपने हाथ के ऊपर तो वो यहां पे रोल कर रही है। इनफैक्ट एक्चुअली ये मेरे दोनों ही हाथों के ऊपर रोल कर रही है, ठीक है, ये रोल करेगी, और अगर ये रोल करेगी तो यहां पे जो नीचे स्लिपिंग नहीं हो रही है, और स्लिपिंग नहीं हो रही मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, ये बहुत दुष्ट होता है। इसका डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन भी कहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट मी जस्ट अज्यूम कि यहां पे जो फ्रिक्शन था वो म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, और इस कार का जो मास है वो m है। अगर कार का मास यहां पे m है, हम आसमान से देख रहे हैं, ग्रेविटी अंदर की तरफ है, तो आई होप आपको समझ में आ जाए कि नॉर्मल की वैल्यू तो mg हो जाएगी, और इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू mg हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं क्या? बोलो हाँ, यस सर बोलो, हाँ बोलो, कुछ तो बोलो, हार्ट बना दो, हाय हेलो कर लो, कुछ तो करो, लेकिन बताओ कि हाँ सर समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। अब सवाल यहां पे ये है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो सकती है ताकि ये स्लिप ना हो। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको घुमा घुमा के ला रहा है, अंदर आ रहा है, आजा अंदर आजा अंदर आजा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। और अगर वो अंदर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, तो हम ये कह सकते हैं, देखो फ्रिक्शन जो है कुल मिला के, जहां से सुनना इस बात को, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। इस कार के ऊपर इसको चलाने वाला, मतलब एक्सेलरेट करने वाला, ब्रेक लगाने वाला, घुमाने वाला, डायरेक्शन चेंज करने वाला, बाहर से एक ही फोर्स है और वो है फ्रिक्शन, जो टायर्स पे लगने वाली है, ठीक है। अब ये मत सोचना, अगर मैं आपसे कहूँगा कार चल रही है तो बताओ मेरे बच्चों, बताओ जब एक कार चल रही है तो उसमें फोर्स किसने लगाई? अब तो ये मत कहते ना सर कार जब चल रही है तो फोर्स उसने लगाई है, सर क्या कहते हैं उसको, मतलब इंजन ने लगाई है। अच्छा, इंजन तो फिर भी इसी के कुछ तो और महान होता है, सर ड्राइवर ने लगाई है। हाँ, मतलब कार चलाने के नाम पे ड्राइवर गाड़ी से उतरा, पीछे से लगा धक्का लगाने गाड़ी को। नहीं, ड्राइवर तो अंदर है, इंजन भी अंदर है,
गाड़ी के। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स हमेशा और कुछ नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन होता है। गाड़ी फ्रिक्शन से ही चलती है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, बिल्कुल मस्त चिकनी सड़क के ऊपर खड़ी कर दो आप गाड़ी और लगा तो घुमा एक्सेलेरेटर, तो क्या होगा कि वो टायर जो होगा वो वही खड़े खड़े घूमता रहेगा गाड़ी का, वो कुछ होएगा नहीं। भावनाओं को समझ रहे हो क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको चलाने वाला कौन? फ्रिक्शन। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अगर ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है। मतलब फ्रिक्शन अपनी पूरी जान लगा के सिर्फ और सिर्फ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स तो है ही नहीं, ठीक है। और अगर अभी भी ये जस्ट स्लिप होने वाला है, क्योंकि हम मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब ये जस्ट फिसलने वाला है। हुआ होगा कभी आपके साथ? अभी एक कहानी सुनाता हूं इसके बाद, ठीक है। तो अब अगर ये मैक्सिमम स्पीड पे जा रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर ये मैक्सिमम स्पीड पे जा रहा है तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितनी है? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज एक्चुअली गिवन बाय वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो हो गया, वो किसने प्रोवाइड किया? फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन की औकात क्या है? म्यू एम जी। तो वहां से आपको जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मिल जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? एम से तो एम कट गया और v की वैल्यू आ गई रूट म्यू आर जी। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड जिससे वो गाड़ी इस सर्कल के ऊपर मूव कर सकती है। समझ में आ रही सबको ये वाली बात? हेलो चंदन, कैसे हो बच्चे? पूरा चैट बॉक्स भर दिया तुमने हेलो हेलो से। चलिए बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई एक चीज, स्पीड की बात हो गई। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल ये है, ध्यान से सुनना। इनफैक्ट दिस इज अ क्विज फॉर यू। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि यहां पे एक सर्कुलर ट्रैक होता, ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है, और यहां पे एक गाड़ी है। कभी आपके साथ हुआ है कि आप कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार या कुछ चला, मोटरसाइकिल की बात करें, साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे हो और वो चलाते चलाते अचानक आपको ऐसा लगा हो कि मतलब आपके एक टर्न पे आए और आपको लगे बस फिसले फिसले फिसले, बस अभी बस फिसलने वाले हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मतलब वहां पे एक्चुअली ये वाली सिचुएशन एक्वायर हो चुकी थी और फ्रिक्शन जो था वो जस्ट एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आ रहा था, ठीक है। अब क्या होगा अगर मान लो कि कुछ ऐसा हो रहा है, कार ऐसे जा रही यहां से कार जा रही थी रास्ते पे, ठीक है, और मान लो आपको इस बात का एहसास हो गया कि वेलोसिटी जो है वो रूट म्यू आर जी के बराबर ही है और आप जस्ट फिसलने वाले हो, ठीक है। अब उसमें मान लो इधर तो था कुआं और उधर थी खाई, इधर कुआं उधर खाई, अपनी शामत आई और हम बहुत तेजी से घुसते चले गए। अब आपके पास इधर कुआं है उधर खाई है, इधर गिरे तो अंदर गिर जाएंगे, उधर गिरे तो बाहर चले जाएंगे, दोनों कैसे मर जाएंगे। और हमारा टारगेट, अच्छा यहां पे मान लो एक टनल थी कि भाई यहां से जाके टनल में घुस सकते हैं हम, अंदर जाके गाड़ी इधर उधर टकरा जाए कोई बात नहीं, अंदर तो घुसे जान तो बचे। अब आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि आप ब्रेक लगाओ और अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर लो। ऑप्शन बी, आप एक्सेलरेटर दबाओ। वैसे उल्टा क्यों लिख दिया मैंने? रुको। ए और बी कर सकते हैं ना हम लोग, तो ए और बी ही करते हैं। तो भाई ऑप्शन ए है कि आप एक्सेलरेटर दबाओ, एक्सेलरेट करो, स्पीड बढ़ाओ, फटाफट अंदर घुस जाओ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज ब्रेक लगाओ और स्पीड कम कर लो ताकि पंगे ना हो। ऑप्शन सी इज न ब्रेक लगाओ ना एक्सेलरेट करो, पैर तो ऊपर कर लो चुपचाप, स्टीयरिंग को कस के पकड़ लो, भगवान का नाम लो, ठीक है। स्टीयरिंग को कस के पकड़ लो, स्टीयरिंग नहीं भाग जाए, और भगवान का नाम लो। तो यहां पे क्या आएगा? मतलब नोटा बेसिकली, नन ऑफ द अबव। ना एक्सेलरेट करना है ना ब्रेक लगाना है। चलो जल्दी से मुझे बताओ एबीसी में तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आ रहा है? आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता में से क्या आएगा आंसर? क्या करना चाहिए अगर हमें बचना है, ना कुएं में गिरना है ना खाई में गिरना है, सीधा बस वहां घुस जाना है, तो तुम बताओ मुझे तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आएगा? क्या करना चाहिए? क्या हमें
मतलब ब्रेक लगाने चाहिए या हमें एक्सेलरेट करना चाहिए या हमें कुछ नहीं करना, दोनों में से कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब चुपचाप बस पैर ऊपर करके आलती पालती मार के बैठ जाओ गाड़ी के अंदर और एक्सेलरेटर को पकड़ के बैठे रहो बस। क्या करना चाहिए जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ जल्दी 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 फटाफट आंसर दो। ब्रेक लगाओ, एक्सेलरेट करो, एबीसी लिखो तुम तो बस। भगवान का नाम, हाँ महावीर खुश, बिल्कुल भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए सर। बीच में गया कैसे? अरे वो ठीक है, वो एक टनल से बाहर निकला, उस दिन बारिश हो रही थी, उसका एहसास ही नहीं था, डेली का रास्ता था उसका, वो तो डेली निकल जाता था यहाँ से वहां, तो बारिश हो रही थी एकदम एकदम वो कंफ्यूज हो गया, करे बाप रे कहाँ आ गए हम लोग। ठीक है, हाँ भाई आगरा, आगरा एक्सेलरेट करने के लिए काफी लोग हैं, न्यूट्रल में करो। हाँ मतलब सी ही है शायद आपका, ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं। अरे यार अब तो आ गए ना, उसके बाद थोड़ी मतलब ये तो तुमने मम्मी वाली बातें कर दी, जब फंस गए जाके तब कह रहे मैंने पहले ही कहा था वहां क्यों गया था। अरे वो विश्लेषण हम बाद में कर लेंगे कि क्यों गया था, क्या किया था, अभी कैसे जान बचाए ये बताओ यार तुम। हाँ जी चलो, आंसर है एक्चुअली, देखो सीधी सी बात है, समझो इस बात को, टेक्निकली बहुत सिंपल है। ये बताओ इसको सर्कल में घुमा कौन रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो इसको एक पर्टिकुलर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जब वो यहां होगा तो फ्रिक्शन, मान लो जब वो यहां था तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था इस डायरेक्शन में, और कुछ अमाउंट से लग रहा था, कुछ कुछ दम लगा के इसको घुमाया जा रहा था। अगर मान लो आपने कहा, चलो मान लो तो ये वाले की बात करते हैं, एक्सेलरेट करने की बात करते हैं। अगर आपने एक्सेलरेट करने की बात करी तो क्या होगा? अगर आपने एक्सेलरेट करने की बात करी तो उस केस में यह होगा कि वो एक्सेलरेट होएगा कैसे? फ्रिक्शन से ही तो होगा। फ्रिक्शन की औकात मुझे पता है म्यू mg है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन होता ही नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन यूज किया एक्सेलरेट करने में तो ये वाला कंपोनेंट छोटा हो जाएगा। तो जो फोर्स इस कार को इस सर्कल के ऊपर रख रही थी वो फोर्स कमजोर हो गई, और वो कमजोर होते ही ये भाई साहब चले जाएंगे बाहर। ठीक है, भला ऐसे मान लो ना ये कार जा रही है, रस्सी से खींच खींच के इसको वैसे सर्कल में घुमाया जा रहा है। अगर आपने वो फोर्स कर दी, अब वो रस्सी छोड़ दो, ढीली कर दी आपने, टेंशन कम कर दी, यहां से इधर से जिस फोर्स से खींच रहे थे वो फोर्स कमजोर हो गई, छोड़ दिया तो क्या होगा? वो बाहर चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर एक्सेलरेट करने की कोशिश करी तो ये जाएगा खाई में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो ठीक है, सॉरी एक्सेलरेट तो नहीं करेंगे, फिर ब्रेक लगा सकते हैं क्या? अच्छा ये बताओ, जब एक्सेलरेट किया तो खाई में गया, जब ब्रेक लगाएंगे तो कहां जाएगा? जल्दी से लिख के बताओ। अगर एक्सेलरेट किया तो हमें समझ में आ गया कि वो खाई में जा रहा है, ब्रेक लगाए तो क्या होगा कि भाई यही जाएगा, खाई में जाएगा, कुएं में जाएगा। एक्सेलरेट करते टाइम वो खाई में गया, ब्रेक लगाते टाइम खाई में जाएगा, कुएं में जाएगा? जल्दी से बताओ, या सीधे चला जाएगा, बच जाएगा? आंसर इज वो, अगर आपने ब्रेक लगाए तो क्या होगा? ब्रेक लगाते टाइम, हाँ बिल्कुल, कुआं शुरू हो गया, कुआं। हाँ सर, एक्सेलरेट किया तो खाई में जाएगा, ब्रेक लगाएगा तो कुएं में जाएगा। अरे कद्दू, देखो जरा ध्यान से, जैसे अगर उसने ब्रेक लगाया तो यही वाली कहानी तो हो गई। मुद्दे की बात यह है कि बस वो एक कंपोनेंट जो उन्होंने फ्रिक्शन का यूज किया वो आगे की जगह पीछे के लिए यूज कर लिया। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये वाला कंपोनेंट तो छोटा पड़ गया, जितना था पहले अब थोड़ा छोटा रह गया। और अगर छोटा रह गया तो फिर से वही कहानी कि जिस फोर्स से खींच रहे थे नीचे की तरफ वो फोर्स हो गई कमजोर, तो क्या होगा? वो अंदर घूमने की जगह थोड़ा सा भी सीधा चला गया तो वो फिर से खाई में ही जाएगा। चाहे एक्सेलरेट करो चाहे ब्रेक लगाओ, दोनों केस में वो खाई में ही जाएगा। और इसका मतलब आंसर दोनों केस में, ये भी खाई और ब्रेक में भी खाई। तो आंसर है चुपचाप बैठे रहो, भगवान का नाम लो, वही सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात? तो यहां पे करना क्या है, यहां पे आपको उसको पकड़ के बैठे रहना है, किसी भी हालत में उसको पकड़ के बैठे रहो, ना उसको ना ब्रेक लगाना ना एक्सेलरेट करना, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो बचा रहा है। ब्रेक लगाओगे तो भी आप फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर खींच लोगे तो रिजल्टेंट फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट छोटा हो जाएगा। भाई टोटल ये वाला जो फ्रिक्शन का वेक्टर है वो तो इतना ही लंबा है। अब अगर आप फ्रिक्शन इधर लगा रहे हो इसका मतलब आपने वेक्टर इधर लगा दिया तो उसका इधर वाला कंपोनेंट तो थोड़ा छोटा हो गया ना, एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया। ये वाला कंपोनेंट कम होते के साथ ही सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? तो इसलिए दोनों ही केसेस में, मतलब बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बहुत ही जो
फिजिक्स की जो खूबसूरती है वो इसी के अंदर है कि आप रोजमर्रा की चीजों में इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं वो वाली स्टेप्स जो मैंने आपको बताया था, जो मैं आपसे कह रहा था कि अब भाई ये स्टेप्स लगाओ एंड स्टेप्स टू सॉल्व ऑल सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम्स। जितनी भी सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स आती है वो सारी की सारी आप इन वाली स्टेप से सॉल्व कर सकते हो हमेशा। ठीक है, एक दो एग्जांपल भी ले लेंगे हम लोग साथ में, एक कोनिकल पेंडुलम का ले लेंगे और एक बैंकिंग अप्रोच का भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहली स्टेप क्या होती है, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड कैलकुलेट द रेडियस। भाई ये लिख लेना स्टेप्स। ठीक है, ये जो 4-5 स्टेप्स है इन्हीं से सारे के सारे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो पहला है आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ द आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड कैलकुलेट द रेडियस। ठीक है, किस प्लेन में घूम रहा है ये निकाल लो। दूसरा, अच्छा एक मिनट, साथ साथ एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल है वो करते चलते हैं। कोनिकल पेंडुलम अपने पास है ही सही, तो क्यों ना हम कोनिकल पेंडुलम को देख ही लें यहाँ पर। तो जब आप कोनिकल पेंडुलम को लेके चलते हो ऐसे, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, एक तो होता है सिंपल पेंडुलम, साइड में ले जाके छोड़ दिया, तो ये कहलाता है सिंपल पेंडुलम। ये क्या है, ये है सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम में साइड में लेके गए और छोड़ा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते तो ऐसे गोल गोल घूमता है और घूमता रहता है। और ये जो चीज है, इस चीज को हम लोग कोनिकल पेंडुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़िया शानदार कोनिकल पेंडुलम। आप जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं इस कोनिकल पेंडुलम की बात कर रहा हूं तो कोनिकल पेंडुलम का जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है वो क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहली बात तो ये आ गई। ठीक है, एंड कैलकुलेट द रेडियस। ठीक है, रेडियस भी निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अभी आएगा, इसके ग्राफिक्स भी है इसके आगे, पहले सारी स्टेप्स लिख दूं। फिर अगली चीज ये होती है ड्रॉ एफबीडी ऑफ द, पहले भैया एफबीडी बना लो, सबसे बढ़िया खूबसूरत चीज है। डायग्राम जैसे थोड़ा बहुत बना, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए खटाखट। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, फिर आता है रिजॉल्व द फोर्सेस ओनली एंड ऑलवेज इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। ठीक है, अच्छा ऑफिसर्स चॉइस आप पूछ रहे हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। डज इट रियली मैटर बेटा, मतलब देखो इट वुड हैव मैटर्ड अगर मैं कुछ चैप्टर ही बता रहा होता, सिर्फ मैं गिनती के 10 टॉपिक है जो पूरे के पूरे सिलेबस से मैं अगर सिर्फ उनको कवर कर रहा होता, इन दैट केस दैट वुड हैव मैटर्ड। ठीक है, लेकिन आपका ये पूछने का मतलब ही यहाँ पे ये हो सकता है कि मैं तभी पढ़ूंगा अगर इससे कोई ढंग के सवाल पूछे जाएंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने मतलब एनालिसिस है मेरे पास, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मतलब अभी ऐसा सच मुझे सारे चैप्टर थोड़ी याद है, लेकिन if you want I can tell you, in fact if you want you can just google it, but the point is what is the point of asking such a question in between the chapter। भाई चैप्टर पढ़ लेना यार, पढ़ा रहा हूं तो नहीं, पहले ये बताओ इससे सवाल कितने पूछे जाते हैं, ज्यादा आएंगे तो करूंगा, नहीं आएंगे तो नहीं करूंगा, तो दैट्स नॉट द पॉइंट बेटा। और जब मैं पूरा ही सिलेबस कवर कर रहा हूं तो एनीवेज इट्स कंप्लीटली योर विश, मे बी आप शायद उस केस में ज्यादा ध्यान देंगे। तो हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं फालतू में बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो चीज है एफबीडी से क्या बनाना ही होता है, रिजॉल्व द फोर्सेस ओनली एंड ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको फोर्सेस हमेशा इन्हीं डायरेक्शंस में रिजॉल्व करनी है, ओनली एंड ऑलवेज इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। कौन कौन से हैं वो डायरेक्शंस, वो डायरेक्शन है ये वाले। पहला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो एक तो इस डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस परपेंडिकुलर टू सर्कुलर मोशन, फिर करेंगे रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस रिजॉल्व, फिर करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस रिजॉल्व। ये सारे के सारे अभी जब हम एक्सपेरिमेंट अभी 2 एग्जाम्पल करेंगे साथ में, तो मैं फिर से स्टेप्स दिखा के दोबारा सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, और उसके बाद अगली जो स्टेप होती है वो ये है कि परपेंडिकुलर फोर्स जो है, नेट परपेंडिकुलर, सिग्मा एफ परपेंडिकुलर को कर दो 0। सही बात भी है भाई, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, यहां पे कोई जमीन पे कोई चींटी ऐसे गोल 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 घूम रही है, अगर जमीन पे चींटी गोल गोल घूम रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन क्या है। अगर वो जमीन पे गोल गोल घूम रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0 है।
तो उस केस में क्या होगा कि जब चींटी ऐसे गोल 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 घूम रही है, तो जिस प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है उसके वर्टिकल प्लेन में या उसके परपेंडिकुलर प्लेन डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो जीरो आएगी, तो नेट फोर्स आएगी वो जीरो हो जाएगी। अगली बात यह है कि अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ट्स को पॉजिटिव लेते हुए, रेडियली इनवर्ट्स को पॉजिटिव लेते हुए जो जितनी भी फोर्स है उसको v स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दो, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दो, या एम ओमेगा स्क्वायर आर भी कर सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी कर सकते हो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, और आखिरी स्टेप ये है कि भाई अगर टेंजेंशियल फोर्स जीरो है, टेंजेंशियल फोर्स अगर जीरो है तो मोशन यूनिफॉर्म है, और नहीं है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग जब हम वर्क पर एनर्जी करेंगे तब कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक एग्जांपल देखते हैं, कोनिकल पेंडुलम। तो भाई कोनिकल पेंडुलम इस तरीके से चल रहा था, बढ़िया शानदार, कोई दिक्कत नहीं, खूबसूरत। तो अब स्टेप्स देखते हैं। पहली स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। चलो भाई बच्चों आंसर देते जाओ, फटाफट फटाफट आंसर देते जाओ। ठीक है, पार्टिसिपेट। ठीक है, तो यहां पे अगर हमने देखा तो कोनिकल पेंडुलम क्या कहता है, हम यहां पे ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड कैलकुलेट द रेडियस। व्हाट इज द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन? तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन यहां पे हो गया हॉरिजॉन्टल, लेंथ है इसकी एल, एंगल है थीटा, तो ये जो रेडियस हो गया वो कितना हो जाएगा, रेडियस की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी, अगर लेंथ एल है और एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है, तो रेडियस हो गया एल साइन थीटा, सब मिल गया। एल साइन थीटा को आर बोल देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसी को काम करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या आया, अगला स्टेप है ड्रॉ एफबीडी। चलो चलो भाई एफबीडी बनाते हैं। इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या करना नजर आएगा कि भाई अगर ये गोला बनाया, तो उस पर एक तो लग रही है नीचे की तरफ mg, इधर लग रही है टेंशन, और कौन सी फोर्स है, एक mg लग रही है नीचे, टेंशन उधर लग रही है, और कौन सी फोर्स है, और कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, हो तो आपके दिल में क्या सर एम वी स्क्वायर है भाई यार, अरे वो सूडो फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होती है, और एक्सेलरेशन हो सकती है। लेकिन एनीवेज ये आ गई, सिर्फ दो ही फोर्सेज है जो एक्चुअल रियल फोर्सेज है, एक रस्सी की टेंशन और एक नीचे mg, टी और mg लगेगी बस। रिजॉल्व कौन कौन सी डायरेक्शन में रिजॉल्व करनी है, ओनली एंड ऑलवेज इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस, एक परपेंडिकुलर, दूसरा रेडियल, तीसरा टेंजेंशियल। तो परपेंडिकुलर का मतलब तो हो गया ये वाला, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये वाला, रेडियल का मतलब हो गया ये वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा था तो इधर वाली जो फोर्स हो गई ऊपर वाली, वो ऊपर वाली फोर्स कितनी आ गई, ये आ गई टी कॉस थीटा, और इधर आ गई टी साइन थीटा। जैसे कंपोनेंट लेके इसको तो उड़ा दो, तो टी कॉस थीटा mg के बराबर आ गया, और टी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मतलब एक मिनट, ये तो अपने फोर्सेस बैलेंस कर ली, फोर्सेस रिजॉल्व कर ली। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करी तो एक इक्वेशन यहां से क्या आ जाएगी, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, और रेडियली इनवर्ट्स को टी साइन थीटा को एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर लिख दिया, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर लिख दिया। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, अब ये आ गई इक्वेशंस, बस यहां पे बस यही पूछते हैं कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी, तो वेलोसिटी अगर आपको निकालनी क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दी, टी से टी कट गया, एम से एम कट गया, और वेलोसिटी की वैल्यू आ गई रूट आर जी टेन थीटा। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर आर जी टेन थीटा। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या हुआ, नेक्स्ट है ये वाला। अब ये कोनिकल पेंडुलम है, वही जो चीज मैंने अभी करी है वही चीज मैंने दोबारा यहां पे कर दी है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वाला जो तरीका है समझ में आया, और टेंशन की जो वैल्यू है वो या वी स्क्वायर, हाँ वी स्क्वायर बाई जी की वैल्यू टेन थीटा के बराबर आ गई। बिल्कुल सही बात है बेटा, या वेलोसिटी को रूट आर जी टेन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, कि जब भी कोई अगर ट्रैक होता है वो ट्रैक हमेशा थोड़ा सा बैंक्ड होता है। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब ये नहीं कि सड़क किनारे बैंक खोल दी। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब होता है कि सड़क मतलब जो रोड होती है वो थोड़ी सी मतलब ये कर्व्ड होती है और थोड़ी सी बैंक्ड होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है। तो उससे क्या होता है कि जब कोई कार जा रही होती है तो कार के जाते टाइम उसका एक मतलब जो ज़मीन का नॉर्मल है, वो नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट कहाँ गई, आजा भाई आजा, हाँ ये कार जा रही है तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल का जो एक कॉम्पोनेंट है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है।
ठीक है, एंड दैट इज वाई कार को, रोड को थोड़ा सा बैंक रखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं, ताकि जब कार ऐसे गुजर रही होती है तो निकलते टाइम वो जो नॉर्मल है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटीपिटल डायरेक्शन में आता है और उसकी वजह से कार ज्यादा आसानी से और ज्यादा स्पीड से वो वहां से उस कर्व से निकल जाती है। ठीक है, अच्छा क्या हो गया मीनू डार्लिंग, काहे परेशान हो रही हो तुम? क्या लिख रही हो यही समझ में नहीं आ रहा, बस बस बोले जा रहे हैं टाउन टाउन टाउन, पूरी चैट को कचरा कर रखा है। चलो एनीवेज खैर, अच्छा यही जो चीज होती है बैंकिंग रोड वाली, वही चीज यहां पे यूज होती है। ठीक है, और वही जो ट्रैक है वो इस तरीके से घूमता है, और ये जो कार है वो यहां पर भी यही हो रहा है कि जो नॉर्मल है वो नॉर्मल इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब यहां पे क्या करते हैं, अब यहां पर भी वही चीज है, अगेन वही सारी स्टेप्स। पहला ये सर्कुलर ट्रैक का रेडियस निकालो, तो अगर सर्कुलर ट्रैक का रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या ये कह सकते हैं कि भाई ये ट्रैक था। अब सिंपल सी बात है, अगर ये सेंटर था तो, और अगर ये जो हाइट है, मतलब ये हाइट इसकी, ये थीटा दे रखा है, इसकी हाइट एच है और ये लेंथ, अगर मान लो ये वाली जो लेंथ है वो एल है, अगर ये वाली लेंथ एल है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एल ही रेडियस हो गया। और आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो इसका ट्रैक आएगा वो सर्कुलर आएगा, ट्रैक सर्कुलर है और जो पाथ है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन इज हॉरिजॉन्टल, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये कार यहाँ है, दूसरी कार ये है, एक मिनट यार, ये इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तो रेडियस तो उसका एल हो गया, या अगर ये लंबाई दे रखी है तो उसका कॉस थीटा कर लो, जो भी ये वाली लंबाई हो उसका रेडियस हो जाएगी। पहला आ गया सर्कुलर ट्रैक, फिर हो गया एफबीडी बनाते हैं, तो एक एमजी नजर आएगा, एक नॉर्मल नजर आएगा। ठीक है, और एक एमजी नजर आ गया, नॉर्मल आ गया, फिर उसको इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ आ गया एन कॉस थीटा, एक इधर आ गया एन साइन थीटा, और नीचे आ गया एमजी। एन कॉस थीटा ऊपर है, एमजी नीचे है, नेट वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है एन कॉस थीटा की वैल्यू एमजी के बराबर हो गई, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आ गया। ठीक है, इन दोनों को भी अगर आपने डिवाइड किया तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट आर जी टेन थीटा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर हम इसके अंदर फ्रिक्शन भी अज्यूम कर लेते तो। स्मूथ रोड पे तो ये हो जाता है। अच्छा, अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि भाई कितनी वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर विच द रोड इज बैंक्ड। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी फॉर विच द रोड इज बैंक्ड। अलग अलग जो शब्द यूज किए जाते हैं, दिस इज द वेलोसिटी फॉर विच द रोड इज बैंक्ड, पहला सवाल, पहला जो क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। दूसरा जो फ्रेज यूज किया जाता है वो है कि व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर विच द टायर्स अंडरगो मिनिमम वियर एंड टियर। क्योंकि समझो इस केस में अगर इस वेलोसिटी से ये जाएगा तो जो टायर्स हैं वहां पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये बिना फ्रिक्शन के भी नॉर्मल जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ हमने बिना फ्रिक्शन को लगाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और इसके बिना फ्रिक्शन के भी ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और अगर यहाँ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मतलब यहाँ फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा था। और अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो टायर सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे और उनका वियर एंड टियर सबसे कम होगा। तो दिस इज द वेलोसिटी फॉर विच द वियर एंड टियर इज मिनिमम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वेलोसिटी फॉर विच अगेन कि भाई बिना फ्रिक्शन के कितनी वेलोसिटी पे सर्कुलर मोशन कर सकता है, तो बिना फ्रिक्शन के कितनी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर सकता है वो भी यही है। तो ये जो वेलोसिटी है, इसके ये तीन इसके फ्रेज होगा इस वेलोसिटी को पूछने के। पहला पूछ सकते हैं कि भाई बिना फ्रिक्शन के अगर चलना है तो कितनी वेलोसिटी पे चले ताकि सर्कल पे चलता रहे। दूसरा सवाल मिनिमम वियर टियर के लिए, और तीसरा सीधे सीधे बताओ फॉर व्हाट वेलोसिटी द रोड इज बैंक्ड। सो द रोड इज बैंक्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज ये है कि अगर रफ होती रोड तो क्या होता। ये आप चाहो तो आप कर सकते हो। रफ होता और जस्ट फिसलने वाला होता तो एक रेंज होती। यहां पे तो आप देखो तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आ रही है बस, रूट आर जी टेन थीटा। अगर ये रफ होता तो एक रेंज ऑफ वेलोसिटीज होती, रेंज ऑफ स्पीड्स होती। बहुत मतलब मैक्सिमम स्पीड पे क्या होता कि ये जस्ट बाहर फिसलने को बैठा होता, मतलब फ्रिक्शन पूरी जान लगा के नीचे लग रहा होता। और मिनिमम स्पीड पे क्या होता कि ये जस्ट नीचे गिरने को बैठा होता, उस केस में फ्रिक्शन पूरी जान लगा के ऊपर लग रहा होता।
ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक ही इन्वॉल्व है और ये सरक मतलब हम नहीं चाहते कि सरके, कार जो है वो साइडवेज भी नहीं सरकनी चाहिए। ये कार बाहर आता है तो बाहर चली गई, अंदर आके गड़बड़ हो जाएगी। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि हम जो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि यही क्वेश्चन, यही स्टेप्स लगानी है, बस फ्रिक्शन को यूज करके लगानी है। फ्रिक्शन की वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी म्यू एन। अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूंगा, एक बार काम करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में क्या क्या तो फोर्सेज आएंगी। तो फोर्सेज तो नॉर्मल और एमजी तो लगी हुई है, एमजी लिख दी है, नॉर्मल भी लिख दी है, उनके कंपोनेंट भी लिख दिए, एन कॉस थीटा इधर, एन साइन थीटा इधर, म्यू एन इधर आ गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और इसका इधर वाला कंपोनेंट हो गया म्यू एन कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये इधर वाला जो कंपोनेंट हो गया वो तो हो गया म्यू एन कॉस थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट हो गया म्यू एन साइन थीटा। ठीक है, अब करना क्या है, एक केस में तो ये करना है कि इस डायरेक्शन में सारी फोर्सेस बैलेंस करनी है। तो इस डायरेक्शन, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्सेस रिजॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद लेके बैठे रहते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो फोर्सेस पहले हम लोग इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। इस डायरेक्शन में क्या है, एन कॉस थीटा ऊपर, म्यू एन साइन थीटा नीचे, और एम जी नीचे। तो यानी कि एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ जी। एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एक इक्वेशन ये आ गई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करते हुए। एक इक्वेशन आ जाएगी इस डायरेक्शन में फोर्सेस लगाते हुए। तो यहां पे आ जाएगा म्यू एन कॉस थीटा प्लस ये म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और जैसे ही मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, दो इक्वेशन आ गई, नॉर्मल से नॉर्मल कट गया यहां पे कॉमन आके, और एम से एम भी कट गया, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर बाय ये हो जाएगा जी अपॉन आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो जी को आर जी को ले जाके रूट ले लेंगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। ये कौन सी वेलोसिटी आई है, ये आई है मैक्सिमम वेलोसिटी। क्यों मैक्सिमम है, कैसे पता चला, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए मैक्सिमम है। ठीक है, पीडीएफ अभी अपलोड करवा दूंगा बेटा मैं। फ्रिक्शन नीचे की तरफ लिया है, ये वाला लिया है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है चुंग चुंग ये एक्चुअली क्या है, बहुत तेज होगा। तुम बताओ, अगर एक कार जा रही है बहुत तेज जा रही है तो उसके बाहर जाने की टेंडेंसी होगी या नीचे अंदर आने की टेंडेंसी होगी, ऊपर की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी या नीचे की तरफ आने की टेंडेंसी होगी। बहुत तेज जा रही है तो बहुत तेज जा रही है तो वो ऊपर की तरफ गाड़ी का पहिया उठ जाए तो दैट्स अ वेरी 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 इंटेलिजेंट क्वेश्चन भवानी। अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम लोग रोटेशन तक पहुंचे नहीं है। अभी तक हम लोग गाड़ी का जो डायमेंशन है बहुत छोटा मान के चल रहे हैं। गाड़ी का पहिया उठ सकता था, बिल्कुल सही बात है, टॉर्क लग सकती है, हो सकता है बाहर वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस हो जाए और ये पलट जाए गाड़ी बाहर की तरफ, दैट इज हाईली पॉसिबल। लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अच्छा तो हाँ मैं क्या कह रहा था कि अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है इसका मतलब इसकी बाहर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी है, और इसका मतलब हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि स्लिप ना हो तो फ्रिक्शन पूरी जान लगा के अपनी पूरी औकात पे नीचे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मान लो उल्टा होता, मिनिमम वेलोसिटी पूछते तो मिनिमम वेलोसिटी अगर हम पूछते तो उस केस में इसके नीचे फिसलने के चांसेस होते, तो उस केस में फ्रिक्शन बाहर की तरफ लग रहा होता। सेम होता, सब कुछ सेम, बस ये है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा हो जाता। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा होने का मतलब ये हो गया कि यहां बस जहां जहां भी जो भी टर्म म्यू वाले हैं, अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात करता तो वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी की वैल्यू हो जाती साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बेसिकली वो सारे टर्म्स जिनमें म्यू आ रहा है वो सारे के सारे टर्म्स का साइन उल्टा हो जाता। ये आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। दोबारा एफबीडी बनाओ, दोबारा इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसका एफ स्क्वायर बाय आर के बराबर करो, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसको बैलेंस कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर है सब? अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज़ है वो वैसे तो खैर वही है, रफ रोड है, ये मिनिमम वाली, ये एक्चुअली मिनिमम वाला केस आ गया, मिनिमम वेलोसिटी वाला। उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की तरफ लग जाएगा, फॉर वी मिनिमम, ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब एक क्वेश्चन यहां पर ये आ गया कि अगर ये मास m है, ये एक रस्सी है, यहां पर भी रस्सी है, इसकी टेंशन T1 है, इसकी टेंशन T2 है, और ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। तो ये बताओ कि इसको कितनी ओमेगा से घुमाया जाए सिस्टम को, ताकि नीचे वाली टेंशन जस्ट जीरो हो, ताकि नीचे वाली टेंशन जस्ट जीरो हो। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, जो 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 तरीके मैंने आपको बताए हैं, बस वो सीधे सीधे लगाओ और ढूंढ लो टेंशन जीरो कब आएगी। ठीक है, डिस्कशन इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग उसमें करेंगे। आज की जो डीपीपी है वो इस तरीके से। ठीक है, तो अब टाइम तो हो गया। तो एनीवे जितनी भी डीपीपीज हैं और जो भी आज के होमवर्क हैं वो सारे के सारे कर लो, और जो भी उसका जो डिस्कशन होगा वो हम लोग स्पेशल क्लास के अंदर करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन देखते जाओ एक एक करके। पहला, फिर ये वाला क्वेश्चन, सब घूम फिर के आज जो हमने क्वेश्चन किया उसके ऊपर ही भेज रहे हैं। ये AIPMT 2008 के पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2011, 12 रीसेंट क्वेश्चन, नीट 2017 का सवाल, AIPMT 2012, 15, नीट 16। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, आई होप आपने ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। सवाल, अच्छा अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है, जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है, अनु10। अनु क्यों, क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन। ठीक है, चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।